नमस्कार, आपके चैनल एकेडमिक फ़कीर में आपका स्वागत है। 1994 में मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका नाम था स्नेही। इस वीडियो में हम उसके फाउंडर मिस्टर अब्दुल माबूद से स्नेही के बारे में बात करेंगे। तो सर, थैंक यू सर इस इंटरव्यू के लिए। सर, 1994 में जो ऑर्गेनाइजेशन बना था मेंटल हेल्थ से रिलेटेड स्नेही, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि ये बनने के पीछे का इतिहास क्या, कहानी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, बधाई दूँ। और आपने जो नाम रखा है एकेडमिक फ़कीर, फ़कीर तो बहुत अच्छा वर्ड होता है, लेकिन आज तो हमारे देश में एकेडमिक दरिद्रता शुरू हो गई है। इस दरिद्रता के वक्त में अगर आप फ़कीरी कर रहे हैं एकेडमिक में, तो ये बड़ी अच्छी शुभ संकेत है। देखिए, स्नेही की शुरुआत बेसिकली ये कह सकते हैं, सोच जो है ये कभी कभी आती रही। स्टूडेंट लाइफ से ये शुरू हुई हमारे स्टूडेंट लाइफ की। जब मैं दिल्ली शहर में आया पढ़ने के लिए, बहुत दूसरा कोई मकसद तो हम इस शहर के हैं नहीं, हज़ारों किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए 86 में आए। उस ज़माने में कोई टेलीफोन नहीं होता था, कोई माध्यम नहीं होता था सिवाय आप पोस्ट कार्ड लिखें या अंतर्देशीय लिखें, इस तरह के जो सुविधा होती थी। और अब बाकी जब आप गांव से अपने चलते थे या छोटे शहर से, कस्बे से जो लोग आते थे, ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल से ऐसे ही बैकग्राउंड के आते थे जेएनयू में उन दिनों, तो आप अपने सपोर्ट सिस्टम से दूर हो जाते थे। दूसरा ये था कि जेएनयू अपने आप में एक डिफरेंट कल्चर था जो ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए कल्चर शॉक देता था। नॉट ओनली एकेडमिकली, इवन द लिविंग बाई वे ऑफ द इंटरेक्टिंग इट वाज। हाँ, और तीसरी चीज़ ये थी से जेएनयू एक नया कल्चर देता था जहाँ पे काफ़ी स्पेस लोगों को मिलता था एक्सप्लोर करने के लिए। टीचर या अपने साथी, सीनियर जूनियर का कोई ख्याल नहीं रखता था, इस तरह की कोई थी नहीं। और अभी जो जेएनयू जो ऊपर का कैंपस है, जो न्यू कैंपस जो है, उस ज़माने में जेएनयू का ज़्यादातर सारा जो पैराफर्नालिया था वो ओल्ड कैंपस में जो बेलसराय के पास है वहाँ हुआ करता था। कुछ चीज़ें यहाँ पे थी, 3-4 स्कूल्स यहाँ थे, बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ वहीं पे था। और दूसरे सड़क के उस पार आईआईटी दिल्ली। चूँकि मैं एज ए स्टूडेंट काफ़ी एक्टिव था और वही ज़माना था जब इस देश में नफ़रत की आंधियाँ लाल कृष्ण अडवाणी ने शुरू की थी और बाबरी मस्जिद को लेकर के। तो एक बड़ा सा एक अजीब सा उथल पुथल था समाज में। और एक तरह से हिंदुस्तान की जो संस्कृति थी, हिंदुस्तान की जो सोच थी, पॉलिटिकल सोशल जो सोच थी, उसमें एक अजीब तरह का एक उथल पुथल का दौर था। तो मैं एज ए स्टूडेंट काफ़ी इंटरेक्ट करता था स्टूडेंट से। जैसा कि बताया थे, जेएनयू में स्टूडेंट ज़्यादातर जो आते थे वो छोटी जगहों से आते थे, ख़ासकर मैं मेल स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो सपोर्ट सिस्टम से दूर हो जाते थे, जैसा कि मैंने बताया आपको। एकेडमिक डिमांड बहुत होती थी। दूसरा, लाइफ में एक ही मकसद ही था जेएनयू में आकर के पढ़ना। जेएनयू में आने के बाद में फिर उनको एक्सपोजर्स बहुत मिलते थे, कल्चरल एकेडमिक दोनों के एक्सपोजर मिलते थे, अपॉर्चुनिटीज़ के एक्सपोजर मिलते थे। तो ये बात सही है। उस ज़माने में जैसे आज के स्टूडेंट की एंजाइटी होती है पढ़ के कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उस तरह की एंजाइटी नहीं होती थी। ये होता पढ़ के कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन ये होता था से भाई जेएनयू के स्टूडेंट का एक अपना स्टैंडर्ड होता था। तो ज़्यादातर उस वक्त लोग कहते थे हम ब्यूरोक्रेसी में चले जाएंगे या विदेश चले जाएंगे, नहीं तो यूनिवर्सिटी टीचर बन जाएंगे। मेरा जानने वाला कोई साथी उस ज़माने का जेएनयू का कोई स्कूल टीचर नहीं बना। स्कूल टीचर बनना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मेरे पिताजी स्कूल टीचर थे, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ जो एक एक्सपोजर था। और जब आप किसी चीज़ से एक्सपोज होते हैं, किसी एकेडमिक में या किसी भी कल्चर में, वो आपका जो फ्यूचर है, जो आपका फ्यूचर है, वो उसी तरह से शेप करता है। दूसरा, ये हमारे देश में तो भाई शिक्षा का मतलब ही है नौकरी दाल रोटी। हम तो बहुत कम लोगों को जानते हैं जिसका शिक्षा लेने से दिमाग खुल गया हो। ज़्यादातर लोग तो शिक्षा इसलिए लेते हैं से भाई उनको दाल रोटी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। हम तो अभी तक ढूंढने से 10 लोग नहीं पूरी ज़िंदगी में मिले होंगे से भैया जिन्होंने साइंस पढ़ी थी इसलिए कि उनको साइंटिफिक टेम्परामेंट उनके डेवलप हो जाए। ठीक है, पढ़ाई इसलिए की थी ताकि वो पढ़ के खुश रहें, अपने को समझे, दूसरे को समझे। तो शिक्षा का बाय एंड लार्ज मतलब ही यही था से जल्दी से पढ़ लो, नौकरी मिल जाएगी, पैसा कमा। हाँ, लेकिन जेएनयू वॉज अ डिफरेंट, दोज डे डिफरेंट था। क्योंकि पढ़ने के साथ साथ सामाजिक सरोकार बहुत होते थे स्टूडेंट के अंदर। इस बात पे काफ़ी बहस होती थी, देश दुनिया समाज सबकी बहस होती थी। तो एक
आपके अंदर सजगता पैदा होती थी, अवेयरनेस होती थी, और अवेयरनेस के साथ साथ आप एक्सपोज होते थे दुनिया को, चीज़ों को, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली दुनिया को समझने का आपको मौका मिलता। तो उस यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी खूबी ये थी, तो उस यूनिवर्सिटी ने एक तरह से हम कहेंगे जैसे आप खुरदुरे पत्थर को जो चसल करके तराश करके हीरा बनाता, उस यूनिवर्सिटी का वही रोल था उस ज़माने में। आज तो जो हालत है वो आप देख रहे हैं। तो उसके साथ साथ कई स्टूडेंट जो हैं उनको सपोर्ट सिस्टम ना होने की वजह से, कोई नहीं कहते, तो एकेडमिक प्रेशर या उस कल्चर में नहीं खूब अच्छी तरह से एडजस्ट कर पाए या रिलेशनशिप के इश्यूज़ कई लोगों के साथ हो जाते थे, तो उसको लेकर के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते थे। और लेकिन दूसरी तरफ ने ये पाया से सेमेस्टर एंड होते होते तक अगर उन्होंने अपने दिल की बात, अपनी भड़ास किसी से निकाल ली, शेयर कर ली, अपने अंदर जो गुथन है, अपने अंदर जो कुड़न है, जो शेयर कर ली, तो आमतौर पर मेजॉरिटी ऑफ देम यूज्ड टू वेदर अवे देयर स्टॉर्म इन द लाइफ व्हाटएवर दे यूज्ड टू फेस। लेकिन जो नहीं शेयर कर पाते थे या किसी से नहीं बता पाते थे, उनको बड़ी कठिनाई होती थी, खासकर उन स्टूडेंट को जो किसी वजह से यूपीएससी नहीं पूरा कर पाए। यूपीएससी का ट्रॉमा तब भी था। हाँ, नहीं हुआ। जैसे उस वक्त ज़माने में तीन होते थे, तीनों से आपका जो चला गया चांस चला जाता था। तो होता ही था। कई लोग तो भैया आते थे जो भाई हमें करना है, पोटेंशियल भी होते थे। अच्छा, एक बड़ी अजीब सी स्थिति थी उस ज़माने में, हमने देखा, जो महसूस किया 86 से लेकर 91 के बीच में, बहुत से लोग जो कुछ नहीं बोलते थे अपना पोस्टर भी चिपका रहे हैं, धरने में भी है, जुलूस में भी है, और मालूम हुआ वो यूपीएससी क्लियर कर गए। बहुत से लोग जो सब कुछ छोड़ के अपना पढ़ने में बैठे थे वो कुछ नहीं क्लियर कर पाए। एक अजीब सी स्थिति थी। इसीलिए मैं कहता हूँ से कभी भी दुनिया में और हिंदुस्तान में जो ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत पोटेंशियल है उसकी गारंटी है। और कंपटीशन जहाँ 1:4 है तो मान सकता हूँ भाई कंपटीशन है, लेकिन जहाँ 1:100, 1:1000 है, 1:10,000 है, वो तो गैम्बल बन जाता है। लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। ठीक है। तो ये स्थिति होती थी उस ज़माने में। तो और दूसरी तरफ जो आईआईटी था, वहाँ स्टूडेंट जो हैं वो बहुत सफ़र मैंने करते वहाँ पे देखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को। और मैं काफ़ी जाता था वहाँ के स्टूडेंट से मिलता था। फ़र्क ये था से जेएनयू में बात करने की कल्चर थी। यहाँ पे स्टूडेंट को एक ऐसा कल्चर मिलता था जहाँ वो खुलते थे, बात करते थे, शेयर करते थे, सुनते थे। कैपेसिटी टू एग्री और डिसएग्री होने की बिल्डअप होती थी। आईआईटी में तो बात करने की कल्चर ही नहीं था। वहाँ स्टूडेंट एक दूसरे से बात नहीं करते थे, क्योंकि एक अजीब सी कसमसाहट थी उनके अंदर। वो आज भी बरकरार है। कल्चर में ही नहीं है, डायलॉग, कल्चर में डायलॉग है ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है वो। ठीक है। जैसे मैं ऐसा कहता हूँ, जिस तरह से दुनिया में और साइंस को जिस तरह से नैरो किया गया है, उसमें ह्यूमन के लिए स्पेस बहुत कम बच पाता है। डायलॉग, एक दूसरे को समझना, वो है ही नहीं है। बस एकदम टनल सा है, जैसे ब्लिंकर लगा दिया जाता है हॉर्स को या डंकी को, वही हालत होती है वहाँ पे। मैंने जो पाया, और चूँकि मैं तो खुद साइंस का स्टूडेंट मास्टर तक रहा हूँ, तो मैंने देखा है वहाँ लोग बहुत सफ़र करते थे। यहाँ भी जेएनयू में भी सफ़र करते थे। तो ये सिलसिला हमने बहुत करीब से महसूस किया से जो लोग शेयर कर लेते थे अपने दिल की घुटन को, वो ठीक हो जाते थे। वो यूपीएससी का फेलियर हो या रिलेशनशिप ब्रेक होने का की जो घुटन है या जो पीड़ा है वो हो, तो आमतौर पे हमने देखा से लोग बेहतर हो जाते थे। क्योंकि सपोर्ट सिस्टम ऐसा कुछ था नहीं, कोई बहुत स्पेशलाइज ऐसा कुछ तो था नहीं उस ज़माने में, और ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं थी। लोग नाम, सच बात ये पूछिए तो साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ तो ये सुना भी नहीं था ज़्यादातर लोगों ने, जैसे कि आज ये बहुत आम होता जा रहा है। बल्कि आज तो ये बिजनेस होता जा रहा है, बिल्कुल प्रिवेलेंट बिजनेस है। तो हमारे दो बहुत करीब दोस्त के साथ, एक तो जेएनयू में थी और एक आईआईटी में थे, उनके साथ कुछ ऐसी ज़िंदगी में घटना घटी। चूँकि 91 में मैं जेएनयू छोड़ करके बाहर रहने लगा था, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया में आईआईटी के सामने। लेकिन इन दो जगहों पे मेरा जाना आना काफ़ी लगा रहा। 95 तक मैं कहूँगा जाता आता रहता था अपने काम से, पढ़ने लाइब्रेरी में या जो भी होती थी सोचते। ज़्यादातर साथी भी उधर ही उधर रहते थे। तो अब कुछ ऐसे अब वो तो एक मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा, ऐसे हुए जहाँ पे हमें लगा से यार ज़िंदगी की क्या मीनिंग है ये।
एक अच्छा खासा स्टूडेंट, अच्छी खासी स्टूडेंट जो इतना ब्राइट एकेडमिकली सब कुछ, और ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटना घटी जब उनको लगता है लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है, हमें तो अब आत्महत्या कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ हमने देखा से जो इस तरह की इस सुसाइडल फीलिंग से गुजर रहे थे, एक्यूट सुसाइडल फीलिंग से, अगर उनको वक्त पे सपोर्ट जो मिल गई हमारे एक साथी को, वो बिल्कुल ठीक हो गए। हमारे एक साथी जो IIT में PhD कर रहे थे, वो अपने कमरे से निकलना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको एक हमारी दूसरी साथी जो उस वक्त काउंसलिंग करती थी, वो आके उनको मिली उनके कमरे में हॉस्टल में, एंड ही स्टार्टेड गोइंग ऑल द वे फ्रॉम टू हर फॉर द काउंसलिंग, और देन ही केम आउट। नाउ ही रिसेंटली लास्ट ईयर ही रिटायर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर साइंटिस्ट। आज फैमिली है, एक बेटा उनका अमेरिका चला गया है, बेटी एक कंसल्टेंसी कंपनी में बड़े काम कर रही है। तो मैं ये कहना उसे, दूसरी तरफ जो दूसरी साथी थी, वो किसी ऐसे हालात उनके साथ ज़िंदगी में हुए से वो परेशान बहुत ज़्यादा रह हुई। और उसी तरह से JNU में कुछ जानने वाले, करीबी जानने वाले लोगों ने सुसाइड, 2 लोगों ने तो किया ही, नाम मैं नहीं उनका लूँगा, 2 लोगों ने हमारे बहुत करीबी जानने वाले थे जिन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। ठीक है, तो एक था मन में से, आखिर लोग क्यों ऐसा करते हैं, क्या ज़िंदगी में ऐसा क्या है, आखिर वो कौन सी चीज़ है जो इंसान को वहाँ तक ले जाती है जहाँ, क्योंकि आप अगर नॉर्मल देखिए, दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता है, जो आया है बड़ी स्ट्रगल करके दुनिया में इंसान आता है, ऐसे नहीं आता है, तो मरना नहीं चाहता इंसान। आखिर वो क्या चीज़ है ऐसे अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान, या अपना कमाता हुआ, दाल रोटी करता हुआ, खेलता हुआ इंसान, हंसता हुआ इंसान, अचानक अपना गला खुद ही दबा लेता है, अपने आप को आत्महत्या कर लेता है, कुछ तो कारण है। तो ये सवाल मेरे मन में बहुत गूंजता रहा। उन 2 साथी की घटनाओं के बाद में हमने कहा यार कुछ तो करना चाहिए। कल हमारे कई साथी शिकार हुए, परेशान हुए, कल हम भी परेशान हो सकते हैं, तो हमें कुछ करना चाहिए इसमें। और वहीं से ये इस तरह के काम की, स्नेही की जो आज जो रूप देख रहे हैं, वो वहाँ ही से वो सोच पैदा हुई जो बहुत समय से चलती आ रही थी, लेकिन वो कुछ करना है, ये जाके 94 की घटना जो हुई उसकी वजह से वहाँ से ये शुरुआत हुई। जो आपके फ्रेंड्स आत्महत्या कर लिए थे, नहीं, हाँ, जो आत्महत्या सोच रहे थे, एक तो बच गए, एक नहीं बच पाए। हाँ, तो एक नहीं बच पाए, तो वो बड़ा दुखदाई था, वो बड़ा पेनफुल था हमारे लिए, क्योंकि कोई अपना जाता है, वो भी उस यंग एज में जहाँ पे आपकी उम्र 27-28 साल 29 साल की उम्र हो, तो यू फील। और बहुत ब्राइट स्टूडेंट अगर जाते हुए आप देखें सोशली, तो एकेडमिकली बहुत अच्छे इंसान को तो और कष्ट होता है। तो ये थी जहाँ से ये शुरुआत हुई, कुछ करना चाहिए। फिर हमारे कुछ दोस्त हैं, एक दोस्त हमारे अभी वो रिटायर कर गए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट में थे, तो उनसे मैं एक दिन मिलने गया। हाँ, तो मैंने उनसे कहा यार तुम क्या कर रहे हो, कुछ करो ज़िंदगी में, कुछ करते हैं हम लोग, ऐसा कुछ सोचते हैं, मेरे दिमाग में चल रही, तो हाँ बिल्कुल करते हैं। फिर हमारे एक दोस्त हैं जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थी, अभी वो दूसरी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो उनसे मैंने कहा, तो इस तरह से वो हुआ, हाँ कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। देन एक हमारे जो दोस्त हैं वो जिन्होंने जो अभी प्रोफेसर साइकोलॉजी की हैं, तो उस वक्त उन्होंने कहा से ऐसा करते हैं अब्दुल, हम लोग चलते हैं अजीत के पाल, ही हैज़ रिटायर्ड एज ए टीचर फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, वो वहाँ पे टीचर थे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, एंड फ्रॉम बंगाल। तो हमने वेरी गुड टीचर, वेरी गुड टीचर। तो हम उनसे वो रहते थे उधर क्या कहते हैं वैशाली, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर का एक कॉलोनी है पीतमपुरा की तरफ। तो मैं पहली बार उनसे मिलने के लिए पीतमपुरा गया, उस समय बता 94 मेरे ख्याल से अप्रैल वगैरह की बात होगी। तो मैं उनसे मिला, और अब तो दुनिया में वो नहीं रहे, तो हमको उन्होंने सुना, तो उन्होंने बड़े हंसते हुए कहा, बेटा तुम JNU वाले बहुत अच्छी बात करते हो, बहुत तुम्हारे अच्छे आइडिया होते हैं, लेकिन ऐसा करो, इसको लिख के ले आओ, इसको आप लिखो जो आप करना चाहते हो। चूँकि ऐसे तो बहुत सारी बातें घंटों हम लोगों ने बात की, लेकिन कंक्रीट करना क्या चाहते हो, क्या सोच है, क्या मन में है। तो मैं आया और फिर एक सिनॉप्सिस लिख के गया, जो स्नेही की आज भी एक तरह से गाइडलाइंस है वो मैं उनको 2-2.5 पेज की सिनॉप्सिस लिख के गया। फिर उन्होंने पढ़ा, बड़े खुश हुए, कहा से बेटा, तुमने कहा हाँ बेटा तुम कुछ
तुम्हारे पास आइडिया है कुछ करने का और हम मदद करने के लिए तैयार हैं। तो कहाँ से, लेकिन कैसे होगा भाई, एक ग्रुप बिल्डअप करना है तो उसके लिए स्पेस चाहिए, जगह चाहिए जहाँ पे हम इसको शुरू करें। फिर हमारे जानने वाले थे, उनसे मैंने कहा, और लाजपत नगर में लाजपत भवन है, सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी जो लाला लाजपत नगर ने शुरू की थी, तो उनके कैंपस में हमें बहुत करीब के जानने वाले थे, उनसे कहा तो फिर वहाँ पे हमें एक जगह मिली। उन्होंने कहा ठीक है, आप आके यहाँ पे अपने ट्रेनिंग का और जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। उनका एक बोर्ड रूम था, उन्होंने दिया। तो वहाँ पे पालदा ने कहा से भाई हम आके आप जमा करो 5-7 लोगों को भी कम से कम, तो हम आपको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, कैसे सपोर्ट किया जाता है, क्राइसिस क्या होती है, क्या इमोशनल इश्यूज होते हैं, क्या नॉर्मल आस्पेक्ट होती है, ठीक है। और हाँ, दूसरी बात उन्होंने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है तुम साइकोलॉजी नहीं पढ़े हो तो तुम ये काम बड़े अच्छे ढंग से कर पाओगे। हमने कहा ऐसी क्या बात है? कहा देखो साइकोलॉजी की जो पढ़ाई है ना वो अच्छा काम नहीं करने देती है, ये उनके वर्ड थे। नाउ ही नो। तो बेटा ये बड़ी अच्छी बात है, तो तुम ज़्यादातर लोग जो हो, तुम जो जुड़े हो साइकोलॉजी नहीं पढ़े हो, हाँ, तो इसलिए तुम्हारी सोच अच्छी है। और एंड देन ही, आप सोचो उस ज़माने में वो हर सैटरडे संडे आते थे पीतमपुरा से लाजपत नगर बस से, उस ज़माने में बस चलती थी, उसमें आना, मुद्रिका से आते थे, उनको बस 2 बदलनी पड़ती थी, और हम लोगों को ट्रेनिंग देना उन्होंने शुरू किया। तो अपने वो 2 स्टूडेंट को भी अपने साथ ले आए, 2-3 स्टूडेंट को भी अपने साथ ले आए जो उस वक्त स्टूडेंट थे, और इत्तेफाक से दोनों अभी JNU में प्रोफेसर है, ठीक है। तो दोनों साइकोलॉजी में उनके साथ स्टूडेंट था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे दोनों, तो उनको भी वो लेके आए। इस तरह से हम लोग 5-6 हमारे JNU के 3-4 साथी और 3-4 वो उनके स्टूडेंट और 2-3 और जानने वाले हमारे, हम लोगों ने ये ग्रुप, फिर उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू किया। हफ्ते में 2 दिन आते थे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे हम लोगों को बेसिकली। और फिर हम लोगों ने एक टारगेट रखा से, और भी कुछ लोग जुड़ते चले गए से भाई हमने वहाँ पोस्टर लगाया लाजपत भवन में से भाई हम इस तरह काम कर रहे हैं, जिनके अच्छी सोच है वो जुड़ना चाहे तब से जोड़ सकते हैं। तो नतीजा ये हुआ से हम जुलाई अगस्त आते 3 महीने में वो ग्रुप जो है बढ़ करके 14-15 लोगों की ग्रुप हो गया, ठीक है। और हर वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग थे, और उसको पालदा जो है आते थे और हमें ट्रेनिंग देते थे, चीज़ों को समझ पैदा करना कैसे, और उनका बड़ा फोकस था से अपनी भी समझ, अपने बारे में भी समझ पैदा करो, दूसरे के बारे में जानने से बेहतर है अपने बारे में भी जानो, तभी दूसरे को इमोशंस फीलिंग को समझ पाओगे। तो ही गेव वेरी गुड फाउंडेशन टू अस। और फिर उसके बाद में हुआ से भाई हम लोग अब कैसे शुरू करें। फिर हम लोग स्कूल कॉलेज में जाना शुरू किए, इस ग्रुप के बारे में बात करना शुरू किया, वहाँ पोस्टर लगाना, ये करना, तो एक तरह से अवेयरनेस जनरेट की। वैसे भी लाजपत भवन एक पब्लिक प्लेस थी, वहाँ बहुत लोग आते थे, पोस्टर पढ़ते थे। और ये हुआ से भाई हम लोग अक्टूबर महीने से दुर्गा पूजा वगैरह जो भी ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, तो हम उसके बाद से हम हेल्पलाइन शुरू करेंगे। हम पर टारगेट किए थे से हम सितंबर अगस्त से ही शुरू करेंगे, लेकिन टेलीफोन लाइन मिलने में बहुत देर हो। उस ज़माने में टेलीफोन मिलना भी अपने आप में बहुत मुश्किल काम था। ये कब का? 94 की बात। हाँ, टेलीफोन लाइन MTNL से लेना, तो किसी के कह के जुगाड़ से कहीं से वो टेलीफोन लाइन हमें वो मिला, वो 2 महीना देर हो गई, वरना इसकी हम लोग सर्विसेज अगस्त में ही शुरू कर देते। तो उसी बीच में हुआ भाई क्या नाम इसका रखा जाए, क्या रखें, कोई ग्रुप का नाम होना चाहिए आइडेंटिटी के लिए। तो धीरे धीरे बहुत सारे नाम सुझाए गए। फिर उसमें हमारे एक JNU के प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये सुझाया से, उन्होंने कुछ, उनको संस्कृत अच्छी आती है, हालांकि प्रोफेसर CSRD में थे ज्योग्राफी के टीचर, तो उन्होंने सुझाया से भाई इसका नाम स्नेही रखो। स्नेही मतलब क्या मैं उन प्रोफेसर का नाम जानता हूँ? हाँ, प्रोफेसर मोहम्मद हासिम कुरैशी, MH कुरैशी के नाम से उनको जानते हैं JNU वाले। अभी हैं मेरे ख्याल 84 के हो जाएंगे अभी। अच्छा, ठीक है। तो हाँ, अप्रैल में 84 के हो जाएंगे। तो उन्होंने उस वक्त किसी ने सने आंचल रखा, किसी ने कुछ नाम, किसी कुछ नाम, तो मैं उनसे शेयर करता रहता था। मैं उनको इसलिए शेयर करता रहता था उनके साथ क्योंकि उनकी सोच समझ बहुत अच्छी है, जो प्रोफेसर ज्योग्राफी के थे, लेकिन उनकी संस्कृत की जानकारी, बाकी विषयों की जानकारी बहुत अच्छी है। और मैं उनको तब से जानता था जब वो स्पोर्ट्स क्लब के JNU में चेयरमैन थे। अच्छा। और हमने वहाँ पे JNU में शुरुआत की थी योगा क्लब की, वो हमारी शुरुआत की हुई है। तो उस वक्त वो स्पोर्ट्स क्लब के चेयरमैन थे, और दामंती करके एक स्पोर्ट्स की इंचार्ज टीचर और प्लस ऑफिसर थी।
तो उस वक्त हमने वो जो उसका बाई लॉ जो ये सारा कुछ किया था उसकी मैं काफ़ी मदद उन्होंने की थी। अब तो सुनते हैं JNU में योगा काफ़ी कुछ हो गया है। तो शुरुआत हम में और हमारी एक और साथी थी, हम लोग एक मुकेश गुप्ता थे, उन्होंने शुरू 3-4 लोगों ने शुरू की थी। तब से मैं उनको जानता था। तो उन्होंने ये नाम सुझाया। जब हमने कहा हम स्नेहाचल रखना चाहते हैं, ये रखना चाहते हैं, तो उन्होंने संस्कृत में कोई पढ़ा और उनका कहा स्नेही वर्ड जो है, हाँ, योर एफेक्शनेटली इसका अंग्रेजी में मीनिंग होता है। हाँ, तो वो सबको बड़ा पसंद आया, छोटा सा नाम स्नेही। तो फिर वो मेरे ख्याल से ये बात होगी सितंबर 1994 की। तो हम दोनों कहा यार इसका स्नेही रखते हैं। फिर उसके बाद से हम लोगों ने ये नाम स्नेही, हाँ, तब से इसका नाम स्नेही। तो सर इसका नाम जो स्नेही, इसका मतलब आप बोल रहे योर अफेक्शनेट या फिर आपका दोस्त, आपका हमदर्द, तो इसका अप्रोच क्लिनिकल मेडिकल मॉडल से कैसे अलग है सर? देखिए, जिस वक्त स्नेही की शुरुआत हुई उस वक्त ना क्लिनिकल और मेडिकल मॉडल की कोई समझ तो थी नहीं, हम जानते नहीं थे, ना हम उस फील्ड के थे, ठीक है। और न उस ज़माने में कोई बहुत क्लिनिक हो या कोई बहुत मेडिकल या कोई साइकेट्री जो इस तरह से आज जो सुनते हैं इसकी कोई समझ थी। बेसिक फ़िलॉसफी यही थी इसे, और बेसिक जो इसके पीछे की जो सोच ये थी, जो आज हम हमेशा कहते हैं, ये थी कि भाई गर्दिश के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। अरे ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था हमारा। हम जिनसे जो भी लोग पूछते थे क्या कर रहे हो, क्या मकसद है, क्या होगा इसका, तो हम चूँकि हमने लोगों को गर्दिश में, JNU के ज़माने में हम सब गर्दिश में ही थे। ज़िंदगी स्टूडेंट लाइफ में गर्दिश में ही होती है, JNU और IIT में, और उसी गर्दिश में इंसान सफ़र भी करता है। तो हमारा यही था कि भाई हमारा मकसद ये है कि गर्दिश के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। माने ये हम एक अफेक्शनेट हैं, हम आपको सुनेंगे, समझेंगे, हम आपके साथ चलने की कोशिश करेंगे। आपकी जो अगर आप गर्दिश के सताए हुए हैं तो हम एक गर्माहट देंगे, एक सीने से लगाए जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट था। तो इसी से ये शुरुआत हुई थी। फिर दिसंबर महीने में, उस ज़माने में पायनियर बड़ा अपराइट होता था, अखबार काफ़ी बेहतरीन अखबार होता था, विनोद मेहता उसके एडिटर थे। तो पहली मरतबा पायनियर ने एक बड़ा सा आर्टिकल इस पर छापा, अपने वीकली मैगज़ीन जो होती थी उनकी बड़ा सा पेज होता था कलर, वो हम ढूंढ रहे हैं, वो हमें मिल नहीं रहा, उसकी कटिंग हमें एक जाके लाना पड़ेगा। तो और उसमें हमारा टेलीफोन नंबर, ये वो सारा, इस तरह से हमें ये स्नेही की शुरुआत अक्टूबर में से शुरू हुई, टेलीफोनिक हेल्पलाइन क्राइसिस इंटरवेंशन की। और चूँकि शुरू से ये सोच थी हम सब की, और मेरी ख़ास कर से, चूँकि ये परेशानी समाज की है। ये परेशानी, कोई भी इंसान और कोई भी व्यक्ति अगर परेशान होता है तो समाज की कमी की वजह से परेशान होता है। जब समाज उस लायक नहीं होता, कंड्यूसिव नहीं होता, तभी कोई इंडिविजुअल परेशान होता है। वरना अगर समाज कंड्यूसिव हो तो इंडिविजुअल क्यों परेशान हो? जी। और ख़ास हिंदुस्तान का समाज, जहाँ जो कलेक्टिव समाज है, अभी उस तरह के वेस्टर्न या अमेरिकन स्टाइल की यहाँ पे अभी इंडिविजुअलिटी या इंडिविजुअल बेस्ड समाज नहीं उस तरह का डेवलप हो रहा है शहरों में। नहीं, अभी भी वक्त लगेगा, लेकिन जो हमारा कल्चर ओरिएंटेशन रहा है, तो इसलिए हम शुरू से ही ये लगा से भाई ये समाज की इशू है, तो समाज के लोगों को आगे आना चाहिए और इसमें काम करना चाहिए। और वहीं से हमारी पूरी शुरू हुई वॉलंटियर से, क्योंकि शुरुआती में सारे लोग वॉलंटियर थे। इतने साल का आज 32 साल होने को हैं, आई हैव बीन वर्किंग एज ए वॉलंटियर। मैंने तो कभी स्नेही से 2 रुपया नहीं लिया, ठीक है। तो और जितने भी साथी इसके जो लोग भी हैं वो सारे जो हैं वॉलंटियर कैपेसिटी में, हम जितने प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल जिस तरह कैपेसिटी से लोग हैं। और उसी वक्त हम लोगों ने प्रोफेसर जीत के पाल जो थे, वो उन्होंने कहा से अपना जो ट्रेनिंग का जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसको ह्यूमन ओरिएंटेड रखो, इंसान लेकर के टेक्निकल मत बनाओ, इसको क्लिनिकल या उस तरह का मत जाओ। कहा बिल्कुल भूले से भी क्लिनिकल साइकोलॉजी के चक्कर मत पड़ना। रॉजरियन अप्रोच था, हाँ, ह्यूमन सेंट्रिक इंसान, हाँ, उस तरह से उनकी सोच थी। उन्होंने कहा से बेटा वो बाज़ार का हिस्सा है, वो ऐसे ही बोलते थे, बेटा ये क्लिनिकल साइकोलॉजी साइकेट्री सब बाज़ार का हिस्सा, उसमें मत पड़ना, उस चक्कर में मत पड़ना, इसको इंसान केंद्रित रखो, ह्यूमन केंद्रित रखो। और
उन्होंने कहा से मेंटल हेल्थ जो है वो कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान, ज़्यादातर लोग हैं जो हैं वो इंसान, अब उसको रिश्ते मिल जाए, उनको समझ मिल जाए, कोई सुनने वाला मिल जाए, कोई साथ में मिल जाए तो इंसान, और फिर उन्होंने, और हमने भी यही लिखा था, आप पढ़ेंगे तो उसमें हमने सखा का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, सखी का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, जो प्रियम्बल हमने उनको लिख के दी थी। यही सब हमने बातें की हैं समाज में, क्योंकि मैं तो गांव से आया था, जहाँ अब हम जॉइंट फैमिली में पैदा हुए, हमें तो मेंटल हेल्थ के ऐसे इस तरह के कुछ नहीं थे, ठीक है। तो और ये समझ तो बाद में मुझे डेवलप हुई, और मैं पिछले 20 सालों से ये कहने लगा हूँ, ठीक है, से भाई अगर जो हमारे डेटा भी हैं, अगर इंसान की ज़िंदगी में रिश्ते हो तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। अगर इंसान की ज़िंदगी में एक भी रिश्ता ऐसा हो जिसको कंफर्टेबल रिश्ता हो, जहाँ उसको लगे से मैं परेशान होऊंगा तो मैं अपनी बात कह सकता हूँ, वो इंसान मुझे सुन सकता है, कोई भी हो, माँ हो, बाप हो, दोस्त हो, सखा हो, सखी हो, कोई भी हो, एनी बात, पड़ोसी या कोई भी टीचर हो, साथी हो, कोई भी हो, अगर उसको ये इत्मीनान हो सो इंसान मुझे सुन लेगा और मेरे साथ एम्पैथाइज हमको सुन लेगा, समझेगा, तो इंसान सुसाइड नहीं करेगा, इंसान डिप्रेस नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, क्योंकि परेशानी अपनी शेयर कर लेगा। बिल्कुल, वो अपनी परेशानी शेयर कर लेगा। और देखिए जो इडियट्स होते हैं वो तो मेंटली बहुत कम सफ़र करते हैं, ज़्यादातर जो सेंसिटिव होते हैं, जो कंसर्न्ड होते हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, रिश्तों का मतलब समझते हैं, या उनकी ज़िंदगी में रिश्तों की कमी होती है, तो वहाँ से भी परेशानी पैदा होती है। और आप पिछले अब देखिए 35 सालों से, अगर आप देखेंगे 30-35 सालों से जिस तरह से यूनिट फैमिली ग्रो कर रही है, जिस तरह से बाजारीकरण हुआ है, जिस तरह से मटेरियलिस्टिक अप्रोच डेवलप हुए हैं, जिस तरह से लोगों का रुझान इन रिश्तों से हट करके सामान की तरफ गया है। जैसे दिल्ली के आप घरों में जाएं या किसी, अब तो गांव तक की बात है, अब गांव भी अछूता नहीं रह गया है। तो मैं अक्सर देखता हूँ लोग अपने घर में इतना मटेरियल भर लेते हैं कूड़े करकट के, जैसे अगर बच्चा हो तो उस बच्चे की चलने की जगह भी नहीं होती है। शहरों में क्या 2 कमरे का मकान, 3 कमरे का मकान, यही तो होता ही है। इससे ज़्यादा बहुत कम लोगों के पास कोई अपनी बिल्डिंग होगी और अपना क्या कहते हैं कोठी होगा या अपना उस लॉन होगा। मन ज़्यादातर लोगों के पास ऐसे इतने ही होते हैं। किसी भी शहर में आप जाकर देखेंगे, दिल्ली क्या किसी भी शहर। मैं आपको एक घटना बताऊँगा जो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा सर मेरी सोच कैसे हमेशा ही। एक बार मैं और मेरी दोस्त ये बात होगी 88-89 की बात होगी। हम JNU से निकल के पैदल DDA फ्लैट से होकर के उधर एक कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक होते हुए उधर गुरुद्वारा होते हुए मुनिका हम जा रहे थे। और जहाँ वो फ्लाईओवर बन गया है मुनिका में, वहाँ फ्लाईओवर तो था नहीं, तो वहाँ पे हम एक लाल ऊल वाला हुआ करता था, वो अपनी दुकान है, लाल ऊल की दुकान थी। तो इसी सर्दी का दिन था, हम लोग जाए कुछ ख़रीदना था, तो हमने देखा क्या से उस ज़माने में मारुति तो 85-86 में ऐसे ही कुछ आई थी। जी। तो देखा क्या से एक नया वेडेड जोड़ा या कुछ साल भाजी रहेगी, दोनों गाड़ी के आगे बैठा हुआ था। एक ड्राइव कर रहा था लड़का और लड़की बैठी हुई थी, और उसका एक छोटा सा बच्चा जो रहा होगा 6 महीने का या साल भर के नीचे का रहा होगा, पीछे में आया उसको गोद में लेकर बैठी थी। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा से ये बताओ ये बच्चा किस तरह की परवरिश पा रहा है, किस तरह की हो, जो क्लास इमर्ज कर रहा है, जो मारुति ख़रीद सकता है उस ज़माने में और उसके पास पैसे हैं, तो लेकिन उसके पास अपने बच्चे के लिए भी, जबकि ये गाड़ी सिक्योर गाड़ी में बैठा हुआ, बीवी उसके अपने गोद में उस बच्चे को लेके बैठ सकती थी, माँ जो है अपने बच्चे को गोद में लेके बैठ सकती थी, लेकिन वो नहीं बैठ रही है। तो बच्चा क्या, क्योंकि जब बच्चे को आप गोद में लेते हैं तो बच्चे को गर्माहट जो होती है वो सिर्फ उसकी चाइल्डहुड नहीं महसूस, वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उसके अंदर इमोशनल एस्वेसेस मिलते हैं, उसके इमोशनल शक्ल मिलते हैं, उसको कंसर्न मिलता है, उसको टच की कंफर्ट मिलती है, टच की वैल्यू समझता है, ठीक है, ह्यूमन कनेक्शन की वैल्यू समझता है बच्चा जब माँ के साथ मिल के रहते हैं। प्लस माँ की जो पैथोलॉजी होती है वो बच्चा समझ सकता है, लेकिन एक आया की पैथोलॉजी, उसकी परवरिश कैसे हुई है, क्या हुई है, वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह की सोच होती थी। मैं आपको एक और मुझे दिल्ली शहर में आया तो मैंने क्या क्या ऑब्ज़र्व किए उसकी मैं एक आपको बताता हूँ। जब मैं दिल्ली शहर में आया,
जेएनयू में कुछ हॉस्टल मिलने में देर हो रही थी, तो हमारे एक साथी रहते थे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। उस वक्त वो जामिया में इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो उनको एक बरसाती में वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते थे। भी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ठीक से बसा भी नहीं था वो, जहाँ तहाँ मकान बने हुए थे, खूब मकान भी नहीं बने थे उस ज़माने में। ये 86 की बात बता रहा हूँ। तो चूँकि मैं गांव का हूँ, मैं जल्दी जग जाता हूँ और यहाँ स्कूल जल्दी शुरू होता है। तो मैं छत पे ही वॉक करता था निकल करके, बरसाती काफ़ी बड़ा छत था, तो इस पर चलता रहता था। तो मैंने कई दिन देखा से सामने के 3-4 घर से, हाँ 3 घर से छोटे छोटे बच्चे आते थे। मुझे लगता है वो प्ले स्कूल में उस ज़माने में जाते रहे होंगे, 5 साल 6 साल 4 साल इस तरह की उम्र के बच्चे रहे होंगे, जो कहीं किसी जगह पर जाते होंगे, प्ले स्कूल या कोई होम प्ले स्कूल कुछ रहा होगा, वहाँ जाते थे। तो मैं देखता क्या था, वो 3 बच्चों में रोज़ जो है एक बच्चे की माँ उसको आती थी, एक गाड़ी आती थी, उसमें टैक्सी जैसी गाड़ी होती थी, उन्हीं की अपनी गाड़ी रही होगी, एम्बेसडर कार होती थी, तो उसमें बैठाती थी। और 2 बच्चे को उसकी आया लेके आती थी, मेड लेके आती थी, और उसको अपना टच करके उसको बैठाती थी। एक दिन हमने क्या देखा, कुछ दिनों के बाद से जो 2 बच्चे को आया लेके आती थी, उसमें से एक बच्चे की माँ भी वो बाहर अपने स्लीपिंग ड्रेस में ही निकल के अपना वो आई। मैंने क्या पाया, तो छोटे बच्चे ने, जो 4 या 5 साल के बच्चे बच्चा रहा होगा, वो उसने आया को ही बाय बाय कहा, माँ को नहीं, आया को ही ऐसे किया, ठीक है। और लेकिन माँ उसको कहती आया कि उसने उस तरफ देखा भी नहीं। देन आई गॉट ए मैसेज से भाई दुनिया में फिर बच्चा पैदा करना तो माँ होने की निशानी नहीं होती है, या टच तो हो नहीं सकता है, या कनेक्शन तो हो नहीं सकती है। दैट वाज माई फर्स्ट लर्निंग। क्योंकि हमने ऐसा देखा नहीं था कभी गांव में या छोटी जगहों पे, वहाँ तो माँ ही देखती थी या जो भी है। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ बहुत सारे काम करने वाले, जमींदार परिवार में पैदा हुआ जहाँ बहुत सारे काम करने वाली काम करती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ से मेरी किसी मेड को मेरी माँ ने दिया होगा तुम इसको ले जाओ बाहर घुमाने के लिए, ऐसा करने के लिए। तो दिस इज़ वेयर आई नोटिस से कनेक्शन क्या होता है। ए स्मॉल चाइल्ड ऑफ द 4 years, यस 4.5 या 5 years मैंने देखा। और ये एपिसोड मैं वहाँ पे करीब जेएनयू में हॉस्टल मिलने के कुछ दिन तक मैं वहाँ रहा था, ये मैंने ऑब्ज़र्व 2 या 3 बार ऑब्ज़र्व किया था। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में थी, ह्यूमन कनेक्शन क्या चीज़ होती है और कैसे वो बिल्टअप करता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर कहीं किसी का कनेक्शन है, रिलेशन है, ह्यूमन कनेक्शन है, तो देयर आर द चांसेस द पर्सन विल नॉट सफ़र, पर्सन विल नॉट सफ़र। और बाकी ये जो आप आजकल इतने सारे टर्मिनोलॉजी सुनते हैं, ये सारे हाइपोथेटिकल बिल्डअप है। मैं तो पब्लिकली भी कहता हूँ, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में कहता हूँ, कोई इसका बेस रेशनल साइंटिफिक या कोई मेडिकल या कुछ ऐसा कोई पैरामीटर नहीं जिसके बेसिस पर कह सके से यही है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, मैं स्नेही के 12 साल में ये चीज़ हमने समझना शुरू कर दिया से नहीं, क्योंकि स्नेही की शुरुआत जो है वो स्टूडेंट लाइफ से शुरू हुई थी, स्टूडेंटशिप के एक्सपीरियंसेस से शुरू हुई थी। तो इसलिए स्नेही का शुरू से फोकस जो रहा वो स्टूडेंट पे रहा। और हमारी एक अपनी सोच रही है, जो मैं अक्सर ये लोगों से कहता हूँ, अगर मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग को किसी आर्किटेक्ट को दिखाएं और उसकी ड्यूरेबिलिटी को एसेस करवाएं, ये बिल्डिंग कितने दिन चलेगी, तो कोई भी अच्छा आर्किटेक्ट आएगा तो सबसे पहले क्या एसेस करेगा? जगह का जो साइज है, लेंथ है, नहीं, फाउंडेशन करेगा। इस बिल्डिंग की फाउंडेशन कितनी अच्छी, कितनी ड्यूरेबल है, वो किस तरह के टेक्नोलॉजी पे कितने पे टिकी हुई है, फाउंडेशन पे को करेगा, फाउंडेशन कितने। उसी तरह से अगर आप देखेंगे मेंटल हेल्थ में, इवन फिजिकल में, इंसान को बचपना कितना मिला हुआ है। व्हाट इज अ बचपना, व्हाट इज अ चाइल्डहुड? चाइल्डहुड का मतलब होता है प्यार मिला हो, कनेक्शन मिला हो, टच मिला हो, हग मिला हो, किस मिला हो, हाँ, चिक का कनेक्शन, टच मिला हो, ठीक है, अनएक्सेप्टेबल एक्सेप्टेंस मिला हो, अनकंडीशनल प्यार मिला हो, ठीक है। आप देखिएगा
वहाँ पे मेंटल हेल्थ के इश्यूज, इमोशनल साइकोलॉजिकल इशूज के अकरेंसेस कम होते हैं। आज भी मैं आई एम 60+ नाउ, ठीक है, 60 साल 4 महीने का मैं हो गया हूँ। आज भी मुझे कोई परेशानी होती है तो आज तो खून हो गया है। आपको यकीन नहीं होगा, मैं सुबह शाम अपनी माँ से बात करता हूँ जब से ये फैसिलिटी आई है। जबकि लोग कहेंगे भाई बीवी है, बच्ची है, सब कुछ है, सारा कुछ है, यहाँ पे इतने दोस्त, आज करता हूँ बिकॉज आई रियली व्हेन आई टॉक टू हर, थोड़ी सी हम बात करते हैं लेकिन वो कनेक्शन जो है ना, दैट मेक मी सो फील, उसका एक अपना हीलिंग फैक्टर, हाँ हीलिंग फैक्टर है उसका। तो रिश्ते का जो हीलिंग फैक्टर, और दुनिया में इंसान नहीं, इंसान के लिए पैदा हुआ है इंसान, सच पूछे। आप ये जो मशीन, ये मटेरियल, ये मार्केट, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी जिसने सबसे ज़्यादा बेड़ा कर किया इंसान और इंसान के रिश्ते का, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन का जो सबसे बड़ा एनिमी है वो कैपिटलिज्म है। सिर्फ रोटी नहीं छीनता है, वो इंसान के एहसास भी छीन लेता है। भूख ही नहीं सिर्फ छीनता है, भूख ही नहीं देता है, वो खुशी नहीं छीनता है, वो सब कुछ छीन लेता है। वो इतना बड़ा झूठ इंसान के अंदर पैदा करता है, आप सोच नहीं सकते हैं। कैपिटलिस्ट जो है, कैपिटलिज्म जो जिसकी पैदाइश 150-200 साल होगी, वो ये कहता है कि भैया तुम भी अंबानी अडानी बन सकते हो। जबकि सच ये है, अंबानी अडानी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर पैदा करना पड़ता है, एक मुख्यमंत्री पैदा करना पड़ता है, मंत्री पैदा करना पड़ता है उसको, तभी ऐसे नहीं बन सकते हैं आप। पूरी दुनिया का यही मैकेनिज्म है कैपिटलिज्म का। तो वही चीज़ क्लिनिकल मेडिकल मॉडल में भी दिखता है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है से इंसानी रिश्ते की जो गर्माहट है, उसका जो कनेक्शन है, उसका जो टच है, अगर किसी के पास है, देयर आर द चांसेस से वो मेंटली डिस्टर्ब कम से कम, अगर होगा भी तो वो उसको ही विल और सी विल विदर विद दैट स्टॉर्म बाय शेयरिंग। और हमारा तो ये मानना है, हम जब देखेंगे, हम हर जगह कहते हैं शेयरिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिकवरी फ्रॉम एनी मेंटल हेल्थ इशूज एंड अपीबल, इमोशनल अपीबल्स। लेकिन जहाँ पे अब शेयर करने का स्पेस ही खत्म होता जा रहा है, जहाँ पे नफरत, झूठ रिश्ते के बेसिस बनते जा रहे हैं, वहाँ पे इंसान किससे शेयर करें? क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, आप किससे शेयर करेंगे? कौन है समझने वाला? तो शेयर तो आप उसी से करेंगे जो आपको समझे, जो आपको एक्सेप्ट करे। तो आज जो इंसान अपने को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है, वो दूसरे कहाँ से एक्सेप्ट करे? जो इंसान अपने को नहीं जानता, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग को नहीं जानता, उसको नहीं समझता, वो दूसरे को क्या जाना है? सही बात। तो हाँ बोलिए। आप भाई गांधी का जो एक भजन होते थे ना, पीर पढ़ाई तेने जाने, जो पीर सर ने वैष्णो जन तो तेने कहिए, जो पीर पढ़ाई जाने दे। अब जो इंसान दूसरे की पीर को समझा ही नहीं है, उसको आप वैष्णो जन तो क्या कहिए? आप कहाँ से वो सज्जन इंसान बनेगा? और दूसरे का पीर तब भी समझेगा जब वो अपनी पीड़ा भी समझता हो। हमें भूख लगी ही नहीं, हमें भूख का स्वाद ही नहीं पता है, रियल टेस्ट, तो हम कैसे दूसरे की भूख समझेंगे? और भूख की भी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ अपने ट्रेनिंग में या जहाँ भी कॉन्फ्रेंसेस में, भूख को आप 2 तरह से देख सकते हैं। एक भूख, आपके जेब में 500 रुपया, आपको वक्त नहीं मिल रहा है, काम बहुत है खाने के लिए, उस भूख की जो तपिश होगी, तड़प होगी, बहुत कम होगी। और एक भूख लगी हुई है, जेब में पैसा भी नहीं है और उम्मीद भी नहीं है से अगला पैसा आज मिलेगा कि कल मिलेगा कि परसों मिलेगा। उस भूख की जो तपिश होती है, वो जो जिस तरह का इमोशनल क्या कहते हैं ऑनस्लॉट्स करता है, इंसान की फीलिंग पे जिस तरह का करता है, दैट इज आई ऑलवेज से द मेजर सोर्स ऑफ साइकोसोशल टेंशन इन एनी सोसाइटी, इन आवर सोसाइटी, आर द 2, हंगर एंड डिस्क्रिमिनेशन। इससे बड़ा कोई सोर्स ही नहीं है साइकोसोशल टेंशन का इन सोसाइटी यानी ह्यूमन लाइफ में, भूख और डिस्क्रिमिनेशन। और ये दोनों रैम्पेंट है आज के ज़माने में, हर ज़माने में दोनों रैम्पेंट। आज ज़्यादा हो गया है लेकिन हमेशा है। अभी आप इससे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन क्या कह सकते हैं? जो मैं हमेशा द वर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन की मैं मिसाल हमेशा देता हूँ
इस आज की तारीख में इस दुनिया की आबादी 800 बिलियन है, ठीक है, 800 करोड़ है आबादी, ठीक है। 800 करोड़ आबादी में तकरीबन 50% औरतें हैं, और फिर दूसरा 50% उसने प्रोड्यूस किया हुआ है। फिर भी आप औरत के साथ डिस्क्रिमिनेशन देख लीजिए आप। इससे बड़ा आपको कोई मिसाल नहीं मिल सकता डिस्क्रिमिनेशन का। आधी आबादी जो है वो फीमेल की है, और बाकी जो 50% है वो औरतों ने पैदा किया हुआ है। फिर भी उसके साथ माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, साथी के रूप में कितना तिरस्कार है, कितना। दहेज किसको देना पड़ता है? लड़की को। इससे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन क्या हो सकता है? जी सही बात है। जो जननी है वो कीमत अदा कर रही है। तो द वर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन बिगिंस विद द योर जेंडर, दैट इज बीइंग ए फीमेल। और सर इसके वजह से हमारे जो समाज में वेमेन के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार और अन्याय भी हो रहा है। तो व्हाट इज दिस? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, 50% उसकी आबादी है, 50% को उसने पैदा किया है, और सबसे ज़्यादा उसी आज नहीं हजारों सालों से देख लीजिए आप। और जब से रिलीजन आया तब सबसे और बढ़िया कर रखा है। कोई ऐसा एक रिलीजन का नाम बता दीजिए जो वीमेन को डिस्क्रिमिनेट ना करता हो। तो आप ये डिस्क्रिमिनेशन का तो मेंटल हेल्थ के अनकंफर्टेबिलिटी का सोर्स जो है ना, मेजर सोर्स जो है हमारे समाज में या दुनिया के किसी समाज में, डिस्क्रिमिनेशन और हंगर है। डिस्क्रिमिनेशन किसी नाम पे हो सकता है, आपके कलर के नाम पर होता है, आपके रेस के नाम पर हो सकता है, आपके लैंग्वेज के नाम पर हो सकता है, आपके ड्रेस के नाम पर होता है, आपके फूड चॉइस के नाम पर हो सकता है, आपके रिलीजन पे किसी आपके रीज़न पे हो सकता है, किसी चीज़ पर नहीं। सर 1990 से 1994 में शुरू हुआ, अक्टूबर महीने में आप बोल रहे हैं, तब से लेके आज 2026 आ गया, तो कॉल का जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, वो चेंज हुआ है कि वैसे ही रहा? देखिए, किस तरह का चेंज चाहते हैं? नंबर ऑफ द कॉल्स बढ़ गए हैं उस तरह का चेंज चाहते हैं, या नेचर? प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम में बहुत चेंजेस नहीं, लेकिन हाँ चेंजेस तो आए हैं। चेंजेस ये आए हैं से आज द बे बिटवीन द हैव एंड हैव नॉट्स आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, ठीक है। एक्सपोजर हैज़ लॉट ग्रोन अप। हर इंसान गजट देखता है, उसके अंदर इच्छा होती है, हर मोबाइल रखना चाहता है, ठीक है। आप ये बताएं, मोबाइल जो है अगर उसका पर्पस सुनना और कॉल करना है तो 10,000 का मोबाइल हो या 1 लाख का मोबाइल हो, हाउ डज इट मेक डिफरेंस? अनलेस अनटिल आप उसका कोई अलग यूज़ ना कर रहे हैं। जी। दिल्ली शहर में कार का क्या यूज़ है? कार का यूज़ ये है कि दिल्ली शहर का वेदर बहुत हॉस्टाइल है, और लास्ट माइल अप्रोच इस शहर में आज तक डेवलप नहीं किया गया है। जो कनेक्टिविटी होती है कहीं जाने, कम्यूट करने के लिए, तो आप कार इसलिए ख़रीदते हैं से आप आसानी से कहीं पहुंच सकें। सर्दी में आपको ठंड से बचाए, और गर्मी में आपको गर्म हवा से बचाए। जी। उसमें हो तो ठंडी हवा आपको मिल जाए, एक नहीं पर्पस है ना, और आप वक्त तक पहुंच जाए। इस दिल्ली शहर का डिज़ाइन तो है ही नहीं है आप 25 से 30 की ज़्यादा स्पीड में चला सकें। जी। तो जैसे चलाएगा अगला रेड लाइट है, बिल्कुल। सड़कें इतनी जिग-जैग हैं यहाँ पे, बिल्कुल। फिर भी आप क्राइसिस देखिए यहाँ पे। जो छोटी गाड़ी में बैठता है वो अपने आप को इन्फीरियर समझता है, जो बड़ी गाड़ी में बैठता है वो अपने आप को सुपीरियर समझता है। पर्पस दोनों का एक ही फुल हो रहा है। तो ये जो सेंस है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो है,
with the self and with the others, that creates lot of problem. ये ज़्यादा पैदा हो रही है। ठीक है, आज इंसान इसलिए परेशान नहीं है उसके पास कितना है, उसकी परेशानी है तो दूसरे के पास बहुत ज़्यादा है और हमें नहीं मिल रहा है। तो सर क्या असमानता, अपार्ट फ्रॉम जो आपने हंगर कहा, भूख कहा, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कहा, और आपने ये भी कहा कि लिंग के आधार पे सबसे ज़्यादा भेदभाव होता है, तो भेदभाव भूख के अलावा क्या असमानता के वजह से भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य का हालत जो है वो ख़राब होता जा रहा है? जाहिर सी बात है भाई। आप ये बताइए, असमानता से अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आप ये बताइए, हर हाथ को काम मिलना चाहिए जी। आज कितने हाथों को काम मिलता है? ठीक है, इस देश में मैं तो कहता हूँ अगर आज के तारीख में मार्क्स जिंदा होता, ही दास कैपिटल वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। क्यों? वो तो प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआ के दो ही क्लास ही एग्जिस्ट करते थे। आज तो यहाँ पीएचडी किया हुआ चपरासी के लिए अप्लाई कर रहा है भाई, नौकरी के बगैर मारा के फिर रहा है, भूख के लाले पड़ रहे हैं, सुसाइड करने पर मजबूर है, डिप्रेशन में जा रहा है। सही बात है सर। या पीएचडी वाला जो मुद्दा आपने उठाया, जो बात कहा, वो सही में बहुत रेलेवेंट है सर। और सर मैंने ये भी देखा है कि स्नेही का जो टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर है उसको बहुत स्टूडेंट्स जो है प्री एग्ज़ाम होपलाइन नंबर कहते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि हमारा व्यवस्था दिन प्रतिदिन जो है छात्रों के बीच में एक बहुत ही एक्यूट स्ट्रेस, बहुत ही विचित्र प्रकार का तनाव बढ़ाता जा रहा है? देखिए, तनाव को समझने के लिए सोर्स को समझना जरूरी है। किसी भी तनाव को समझने के लिए सोर्स समझ आता कहाँ से है। देखिए, हमारे देश में जो शिक्षा है, ये तो इस देश की सबसे रॉटन, सबसे ओल्ड कोई चीज़ बाकी है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। मैकाले ने फोर्ट विलियम कॉलेज खोल करके 1834 से उन्होंने शुरू किया था, कलकत्ता से एजुकेशन। आपने कभी गोरा नॉवेल पढ़ा है? वो टैगोर का? हाँ, पढ़िए। आप देखें कन्फ्लिक्ट जो, ठीक, तो ये एजुकेशन जब अंग्रेज़ों लेकर आए तो उनको तो एजेंट चाहिए थे जी, ताकि हिंदुस्तानी चमड़े में अंग्रेजी सोच के उनको एजेंट हो जो हुकूमत कर चुके। इंडिया इतना डाइवर्स था जो बाकी मुल्कों में जहाँ भी उन्होंने हुकूमत की इतना डाइवर्स नहीं था जी जी। बाकी जितने भी मुल्क थे जितना डाइवर्स था, तो दे नीडिंग द पीपल फ्रॉम हियर। तो उन्होंने कहा एजुकेशन देना चाहिए जो सोच पैदा करे उनके जैसे जी। तो जब जिसको भी एजुकेशन मिलती थी वो सिर्फ उसको पावर भी मिलता था, ठीक है, उसको पैसे भी मिलते थे, वो समाज में सुपीरियर भी हो जाता था और अपने आप में क्लास डिफरेंट क्रिएट होता था जी जी जी। ठीक है, कैरेक्टर कुछ नहीं बदला है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो अपने आप में किसी स्टूडेंट को कुछ करने के लिए तो देता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ स्ट्रेट जैकेट प्रोटोकॉल सिस्टम, आइदर यू फिट इन इट, इफ यू कांट फिट इट you are not only thrown out, you are looked down upon, you are discriminated, and you are thrown and told that you are of no use, worthless feel करवाया जाता है, you are no worthy। तो ये हमारा है। अच्छा, दूसरा ये है कि जितना एजुकेशन हुआ उसमें उन लिहाज से नौकरियां तो मिली नहीं। अंग्रेज जितने को पढ़ाते थे उनको नौकरी देते थे, उतनी नौकरियां तो पैदा की नहीं गई, ना उस तरह का कोई ऐसा हुआ। दूसरा ये है कि इस देश में झूठ बोला गया, तो भैया आबादी इस देश की परेशानी का कारण है, जिसको चाइना ने दूर कर दी, झूठा साबित कर दिया। नहीं भाई, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ना, ये परेशानी नहीं है, ये तो फायदे की चीज़ है। ठीक है, तो ये भी ध्वस्त हो गया। तो जहाँ पे आप स्ट्रेट जैकेट प्रोटोकॉल में जैसे तैसे फिट होते हैं और आप शिक्षा हासिल करते हैं और आपको कोई उम्मीद नहीं बनती है, तो क्या आप महसूस करेंगे? हमारी तो भोजपुरी में कहावत है जो उसी ज़माने से बनी है, जी जी सर, कम पढ़ा हल छोड़ा, यानी खेती से दूर हो जाए, ज़्यादा पढ़ा घर छोड़ा। यही था नहीं थी वो बंगाल में देखें या बिहार, बिहार तो बंगाल का हिस्सा ही था जी जी सर, वही था।
आप पूरा बाउल मूवमेंट के को देख लें, आप वहाँ क्या क्या उन्होंने एजुकेशन लोग कैसे समाज से दूर किया उसके बारे में उनका पूरा एक गाना है। कहना मैं ये चाहता हूँ सिर्फ भाई ये शिक्षा बनाई ही इसीलिए गई थी सिर्फ उनको आम लोगों से अलग करना था। जी जी जी। एक माइंड सेट डेवलप करनी थी। हाँ। आप ये बताइए, जनरल डायल ने तो ऑर्डर किया था, गोली किसने चलाई थी? हाँ, इंडियन चलाया था। अब सोचिए उसकी माइंड सेट कैसे डेवलप की गई। हाँ, सही बात है जी। मतलब आज का जो शिक्षा व्यवस्था है वो ऐसा शिक्षा दे रहा है हमें जिससे हमको लग रहा है कि हम दूसरे से बेहतर। तो जो एजुकेशन डिस्क्रिमिनेशन जनरेट करता हो, जो एजुकेशन सर्टिफिकेशन देता हो, एजुकेशन न देता हो, being educated is totally different thing. Being certificated is totally different thing. So in our society, to whom we encounter, they are basically certificated people. Not educated. Not educated. भाई एजुकेटेड तो इम्पावर करता है ना आपको, बिल्कुल। वो तो आपको कैपेसिटी देता है, इवन जो एडवर्स है उसको भी अपने आप फोल्ड में ले सकते हैं, लाइफ के साथ जोड़ता है। वो आपको पॉजिटिविटी देता है इफ यू आर एजुकेटेड। बट इफ यू आर सर्टिफिकेटेड इट डिलिनिएट यू। आपको या तो बेहतर समाज सुपीरियर बनाता है या इंफीरियर बनाता है, दो ही सोच पैदा करता है। तो अगर सुपीरियर ही देता है तो भाई इस देश में मैं कहता हूँ 500 कितने डिस्ट्रिक्ट हैं इस देश में, अब तो 600 कुछ 70 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। उस ज़माने में जब जेएनयू में आया था ना भाई, हर डिस्ट्रिक्ट में क्यों जेएनयू नहीं खोला गया? राइट। क्यों हर डिस्ट्रिक्ट में एक आईआईटी क्यों नहीं खोला गया? जी। तो ऐसे ही था तो आप खोल सकते थे ना भाई। जी जी। चलो नहीं खोला तो आप कम से कम 5 डिस्ट्रिक्ट पे जेएनयू खोलते। बिल्कुल। चलो ये भी कंसेशन देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। आपने ये तो मेरा ये कहना है कि जहाँ पे जिस देश में आज भी कुपोषण के कारण इस देश में रोज 8 जेट क्रैश होते हैं। एक जेट हवाई जहाज़ की आमतौर पे मैं हमेशा कहता हूँ लोड करने की कैपेसिटी 300 साढ़े 300 होती है, आदमी उसमें चलते हैं। एक जेट क्रैश करेगा तो 350 400 लोग मारे जाते हैं। इस देश में आज भी कुपोषण की वजह से कोई 3500 के आसपास 4000 बच्चे मर जाते हैं डेली। हु थिंक्स अबाउट इट? राइट। और आप ये बताइए अगर हमारे लोग एजुकेटेड होते तो सब कुछ तो इस देश का एजुकेटेड ही चलाया है। ट्रू। तभी तो आज 4th पास कह रहा है भाई आई कैन रन बेटर देन यू। तो सर इसीलिए शुरू से देखिएगा हमारा जो स्नेही का जो ध्येय था, चूँकि स्टूडेंट था, हम स्कूल में जाने लगे, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने लगे। मैंने देखा स्टूडेंट बहुत स्ट्रेसफुल होता है, एग्ज़ाम के वक्त हमें बहुत कॉल आने लगे। सो वी स्टार्टेड 1997 में हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट इस देश में दिया, प्री एग्ज़ाम हेल्पलाइन। उस वक्त लोग मीडिया में मजाक उड़ाती थी भाई कहाँ स्टूडेंट में स्ट्रेस है, आप खामखा इसको ये मुद्दा बना रहे हैं, लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं। आज हम उनसे पूछते हैं भाई आप आज स्ट्रेस को तो आप इतना बड़ा मुद्दा बना दिए हो स्टूडेंट से जो इंसान ने कभी नहीं पढ़ा, आज वो परीक्षा पर चर्चा करता है। जिसने कोई परीक्षा नहीं दी, जिसका कोई सबूत नहीं है, वो परीक्षा पर चर्चा करके आज सबसे ज़्यादा काउंसलिंग कर रहा है। किसने मुद्दा बनाया इसको? एग्जामिनेशन स्ट्रेस को आज सबसे ज़्यादा मुद्दा किसने बनाया है? मीडिया ने बनाया। 97 में मीडिया कहती थी आप खामखा इसको मुद्दा बना रहे हैं, कहाँ स्ट्रेस होता, हम सब भी तो पढ़े हैं। ये पूछते थे। आज मैं उस मीडिया वाले से कहता हूँ भैया आप एग्जामिनेशन स्ट्रेस का कोई इतना बड़ा आपने मुद्दा बना दिया, जिसने कभी इम्तहान नहीं दिया आज वो परीक्षा पे चर्चा कर रहा है। मुद्दा है तभी तो चर्चा कर रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भाई आप ये बताइए मुद्दा ना होता तो चर्चा करता हो? हाँ। ये मुद्दा किसने बनाया? मीडिया ने बनाया। तो सर आप जब वॉलंटियर्स का सिलेक्शन करते हैं आज, तो क्या क्वालिटीज़ आप देखते हैं वॉलंटियर्स में सिलेक्शन करते हो? देखिए हम वही क्वालिटी देखते हैं जो परेशान इंसान किसी अच्छे रिश्ते में क्वालिटी देखता है, जिसकी कमी है उसकी ज़िंदगी में वहाँ तक उसको लेके आई है, तो वो कॉल करता है कि उसके अंदर कोई गर्माहट है कि नहीं है, कुछ ललक है या नहीं है। वो अंदर जहाँ पे नहीं है
वहाँ तो 85% डेटा, आज से कुछ साल पहले किसी ने एक सर्वे किया था, 85% लोग जाते हैं काउंसलिंग के लिए, दोबारा नहीं जाते वहाँ पे। और इसलिए हम कहते हैं साइकोलॉजी पढ़ के कोई काउंसलर नहीं बन सकता, साइकोलॉजी पढ़ के कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं बन सकता, क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ाई नहीं जाती है इस तरह की। भाई आपके यहाँ जो परेशान इंसान आया है, जिसको आप एबनॉर्मल कह रहे हैं, और आपके पास सिर्फ एबनॉर्मलिटी की समझ हो, वही पढ़ा हो, और नॉर्मलिटी की समझ ही नहीं पैदा हुई आपके अंदर, नॉर्मल क्या होता जानते हैं, तब क्या उसकी मदद करोगे? आपके अंदर स्वास्थ्य का पैरामीटर आपको पता होगा, स्वास्थ्य क्या होता है वो पता होगा, तभी तो अस्वस्थ आदमी का आप इलाज कर सकते हो, उसको स्वस्थ बना सकते हो। जी 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 जी। इलाज तो सिर्फ दवा से होता नहीं है ना। जी 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 जी। उसी तरह से हमारे देश में जो साइकोलॉजी, नॉर्मलिटी तो पढ़ाई नहीं जाती है, रिश्ते तो पढ़ाए नहीं जाते हैं, एंथ्रोपोलॉजी तो पढ़ाई नहीं जाती है, सोशियोलॉजी तो कॉन्टेक्स्ट तो पढ़ाया नहीं जाता है, नॉर्मलिटी पढ़ाई जाती है। तो इसीलिए जो मनोवैज्ञानिक है उसको एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी भी पढ़ना चाहिए था। मैं तो साफ कहता हूँ, टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऑफ ए पर्सन, हाँ, इट इज़ ए प्रीरिक्विजिट टू अंडरस्टैंड द सोशियोलॉजी ऑफ द पर्सन। अगर उस इंसान का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझेंगे, आप बेहतरीन इमोशन अगर समझना चाहते हैं, फीलिंग्स को समझना चाहते हैं, आप लिटरेचर पढ़िए, कहीं किसी साइकोलॉजी की किताब में फीलिंग्स का कोई एक्सप्रेशन आपको मिलेगा ही नहीं, इमोशन का कोई एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। वहाँ तो इमोशन सप्रेस होने से क्या एबनॉर्मलिटी बनी है वो पढ़ाया जाता है, नॉर्मलिटी पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए आप साइकोलॉजी पढ़े हुए ज़्यादातर लोगों को देखिएगा, दे आर नॉट नॉर्मल पीपल, दे आर इन देयर एक्सप्रेशन इज नॉट गुड। ये हमारे वन कैन कॉन्ट्राडिक्ट मी, दे आर वेरी क्लोज पीपल। भाई हमारे पास अगर हम स्नेही में अगर पिछले तकरीबन 32 सालों में अगर हमने 3000 लोगों को ट्रेन यहाँ पे हुए हैं, लोग आकर के साथ में काम किए हैं, ट्रेन हुए हैं, तो उसमें अगर 10% भी साइकोलॉजी बैकग्राउंड के लोग आए तो 300 हो गए जी। तो हमने देखा है ना उनको करीब से नॉन साइकोलॉजी होते हुए। जी जी जी। हाँ, दे आर वेरी बोर्डेड, दे आर वेरी क्लोज्ड, रिजर्व्ड, बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल, दे आर नॉट फ्री। उनको लगता है कि हम अपनी बात, अगर हम अपनी परेशानी किसी को कह देंगे तो हमारी इम्यूनिटी अलग जान जाएगा। तो दे आर वेरी गार्डेड, उनका एक्सप्रेशन भी आप देखेंगे वेरी गार्डेड, पार्सली ट्रू, पार्सली नॉट ट्रू। ठीक, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, चूंकि देखिए हर डिसिप्लिन का अपना कल्चर होता है, और उस कल्चर का इम्पैक्ट आपके साइकी पे होना ही होना है। हर इंस्टीट्यूशन का अपना कल्चर होता है। तो सर एक तो आपने बताया कि डिस्क्रिमिनेशन, एक हंगर, फिर आपने बताया कि आज रिश्ते की कमी, हाँ, आज फिर बताया कि आज के युग में असमानता की वजह से भी बहुत तरह के मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। क्या सोशल मीडिया सर हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है आज से? देखिए सोशल मीडिया का जो सबसे जो क्या मैं कहूँगा, जो रिवर्स इम्पैक्ट जो हो रहा है वो एलिनिएशन हो रहा है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, मैं कभी कभी घर में जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरी वाइफ अलग मोबाइल पे बैठी हुई हैं, मेरी बेटी अलग बैठी हुई हैं, आपस में बात ही नहीं हो। तो जहाँ बात नहीं हो रही है, जहाँ कम्युनिकेशन नहीं है, वहाँ रिलेशन कहाँ है? रिलेशन का मतलब ही होता है कम्युनिकेशन। राइट। आप रोज़ अपनी बात करते हो, किसी मुद्दे पे आप एग्री करते हो, किसी पे डिसएग्री करते हो, कहीं पर रबिंग होती है, कहीं पे क्या कहते हैं, कहीं पे आपको ग्रीजिंग होती है, कहीं पे सॉफ्टनेस आती है, कहीं पे हार्शनेस होती है, तब भी तो आप एडजस्टमेंट सीखते हो। जहाँ जिस रिश्ते में कम्युनिकेशन ही नहीं है वहाँ एडजस्टमेंट कहाँ होगा? ट्रू। तो आपको तो ये जो सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ जो स्क्रीन एडिक्शन है, इससे बड़ा कोई एडिक्शन ही नहीं है। ये सोशली एक्सेप्टेड भी है। बाकी अल्कोहलिज्म या ड्रग एडिक्शन ये तो सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, ये तो सोशली एक्सेप्टेड है। माँ भी देख रही है, दादी भी देख रही है, बाप भी देख रहे हैं, भाई भी देख रहा है, सब देख रहे हैं, सब आप देखे जा रहे हैं। लोगों को नोमोफोबिया हो गया है, बिना मोबाइल के रह नहीं पा रहे, नहीं पाते। अरे हमने तो कई लोगों को देखा है, वो मोबाइल मान लो कहीं पे है, वो निकाल के देखते रहते हैं, अरे क्या आ रहा है भाई इस मोबाइल में, जान तो लूँ, ऐसा क्या आ रहा है?
कौन ऐसा आपका ऐसी चीज़ है जो छूट जा रही है जो आपको हर थोड़ी मिनट पर देखिएगा, वो खोल के देखते हैं, हर थोड़ी मिनट पर देखते हैं। हाँ। तो स्क्रीन जो है ना सक कर लेता है। पहले जैसे मैं आज से कुछ साल पहले हम लोग कहते थे 90s में और 2000 के आसपास से, भाई टेलीविज़न जो है जब पूरा इमरजेंसी देखेंगे तो क्या हुआ, जब टेलीविज़न कुछ लोगों के घर में आया तो पूरा परिवार साथ में बैठ के, टेलीविज़न आने के पहले लोग गाना सुनते थे, अपना काम भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, गाना सुनते थे रेडियो पे। जब टेलीविज़न आया तो उसमें देखने लगे तो पूरा परिवार चित्रहार दुनिया जहान लोग बैठ के देखते थे। ठीक है। फिर जब लोगों को थोड़ी प्रॉस्पेरिटी आई, मिडिल क्लास इमर्ज हुआ, मार्केट खुले, थोड़ा पैसा लोगों के पास आया, तो लोगों ने आपस में झगड़ना शुरू कर दिए घर में ही, भाई बहन माँ बाप से, भाई ये हमको पसंद नहीं, ये चैनल हमको, ऑप्शंस आ गए जी। ऑप्शंस आए 95-96 के बाद, न्यूज़ में ऑप्शंस और चैनल आ गए, सास बहू दुनिया जहान न जाने कितने तरह के सीरियल आने लगे। तो लोगों ने क्या किया, जो अफोर्ड कर सकते थे 2 टेलीविज़न से 2 से 3 टेलीविज़न हो गया, अपने कमरे में टेलीविज़न आ रहे हैं, तो टीवी जो है रिश्ते की ट्यूबरक्लोसिस बनती चली गई। ठीक है। जब ये मोबाइल आ गया तो अब तो इसका तो एवरीबॉडी इज शॉक्ड। अच्छा, उसमें क्या देख रहा है, अभी जैसे अखबार में आया, मैंने पढ़ा था कि इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते में 3 बहनें गाज़ियाबाद में एक के बाद एक कूद करके 9वीं मंजिल से जान दे दी, और कहा गया से कोई कोरियन कुछ शो आता है वो देखती थी, जहाँ से वो कुछ उनका हुआ। भाई आता कैसे कोरियन शो यहाँ पे, ये आता कैसे है भाई, गवर्नमेंट बैन कर सकती है। कुछ तो गवर्नमेंट कमा रही होगी, तभी बिना कमाए हुए गवर्नमेंट तो किसी से चलने नहीं देती है। अब पता नहीं मुझे भी उस शो में क्या था, हाँ, हमें नहीं मालूम। ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे दैट हमने नहीं देखा। हमने 1-2 लोगों ने टेलीफोन किया, काउंसलिंग में कोरियन की बातें की, नए नौजवान लड़के लड़कियों ने, हमने पूछा भी कहाँ मिलता है, क्या है, मुझे बताओ ज़रा, मैं भी देखूँ। नहीं बताया नहीं उन्होंने हमें। जैसे पोर्नोग्राफी के एडिक्शन होते हैं लोगों के, हमें याद है, मेरे ख्याल से कब की बात होगी, ये कोई 97-98 की बात होगी, ये स्टूडेंट को ही वॉज एडिक्टेड टू दैट। तो मैं भी उसमें होता क्या जाता है बताओ हमें। तो उसने, मुझे याद है, उसने मुझे वेबसाइट वो दिया था, लिंक दिया था उस लड़के ने, मैंने देखा था, हमने आई वॉज फीलिंग सो ऑब्निक्सिएटेड, भाई क्या दिख रहा है यार, ये सारा एकदम लगता है, ये तो क्या कहते हैं, ये तो कंप्यूटर मैनेज लग रहा, बहुत मैकेनिकल। हाँ। ह्यूमन कैन नॉट बी लाइक दैट, ह्यूमन इंटरेक्शन कैन नॉट बी लाइक दैट, ह्यूमन इनकाउंटर कैन नॉट, सेक्सुअल इनकाउंटर कैन नॉट बी लाइक दैट। तो मेरा ये कहना है, लेकिन जो यंग माइंड है उसको तो नहीं है ना, उसको तो उसमें बस आप, अच्छा उसके कारण क्या है लोग, भाई जब से रिलीजन आया, जो मोस्ट सेलिब्रेटेड एस्पेक्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस का था वो था सेक्स एंड सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल इनकाउंटर्स एंड द रिलेशनशिप, उसको टैबू बना दिया गया, सप्रेस कर दिया। हमारे समाज में दो तरह के इमरजेंसी हुआ रिलीजन आने के बाद में, या तो सेक्रामेंटल है या ब्रोथल है। शादी के बाद आप देखो फिल्मों में दिखाया गया बहुत सेक्रामेंटल है, हाँ। ठीक है, और नहीं तो फिर ब्रोथल दिखाया जाता है। तो इसका मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन, जो सेक्सुअल इंटरेक्शन है वो दो ही तरह के रह गए, 2 एक्सट्रीम, 2 एक्सट्रीम, पवित्र अपवित्र हो गया। पुण्य पाप का चक्कर चला दिया रिलीजन ने, उससे पहले तो कोई पुण्य पाप का कॉन्सेप्ट था नहीं। जी। पुण्य पाप की पैदाइश ही रिलीजन से हुई है। जी। अब उसको स्ट्रेस कितना होगा भाई। भाई अब यंग लड़के लड़कियां हैं, दे कम टुगेदर, दे मे कंज्यूमेट, रिलेशन रख सकते हैं, लेकिन पुण्य पाप की वजह से उनके अंदर बहुत बड़ा गिल्ट पैदा होता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है उनके लिए, क्योंकि वो कंडीशनिंग है ना। सो व्हाट आई एम टू से, देयर आर द सो मेनी इशूज नोन एंड अननोन। मैं तो हमेशा कहता हूँ से भाई, कई लोग कहते हैं भाई ऐसे नहीं करके आपने इतने करीब 1,70,000 लोगों ने इतने सालों में कॉल किया, उनको मदद मिली, कई 22,500 के आसपास सुसाइडल लोगों को सपोर्ट किया गया, उनको हेल्प किया गया। आप तो काफ़ी लोगों को, हमने कहा भाई हमें नहीं मालूम हम कितने लोगों के लिए अच्छा कर पाए, लेकिन इससे हमारा बहुत अच्छा हुआ। आई एम द मोर बेनिफिशरी ऑफ दैट बीइंग अ पार्ट ऑफ स्नेही, क्योंकि ज़िंदगी में हमारे स्ट्रेस जो इश्यूज होते थे, आज भी स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस नहीं होता है, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ आवर लिविंग, लेकिन उसको
ओवरकम करने का जो मैकेनिज्म है वो बहुत फास्ट मेरी लाइफ में हो गया है। तो सर अभी तो बहुत जगह सर हो हल्ला है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, मानसिक स्वास्थ्य ठीक करना, ये करना, ऐसा है ना। देखिए जहाँ बाजार होगा वहाँ हल्ला होगा। तो आज डिमांड, देखिए बाजार कहाँ, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो सप्लाई डिमांड पे होता है। सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, कैपिटलिज्म वहाँ सबसे ज़्यादा फ्लोरिश करती है। और मेडिकल साइंस तो पार्ट ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई सोशल, ये कोई विजडम बेस्ड साइंस तो है नहीं, ये तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी से पैदा हुई है। आज तो मेडिकल साइंस के जितने भी आप ट्रीटमेंट देखें, दे ऑल आर इन्फ्यूज बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। वो डिसाइड करती है कौन सी दवा खिलानी है, कौन सी दवा खिलानी नहीं है। कैपिटलिस्ट डिसाइडेड से भैया क्या कहते हैं, कौन सी वैक्सीन देना है कि नहीं देना है इन कोविड। तो सर जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि कुछ बड़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा संसाधन होना चाहिए, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन ने साबित कर दिया है कि कुछ बड़ा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा संसाधन होना चाहिए, कम से कम संसाधनों को लेकर भी हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो हमारे कुछ ऐसे भी दर्शक हैं जिनके पास विकल्प बहुत कम है, ज़्यादा विकल्प नहीं है जीवन में, तो वो अगर अपना मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहे तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? देखिए सबसे बड़ा सुझाव तो ये होगा कि भाई हमारे, आपके मन में कभी कोई परेशानी है या कोई गुतन है तो आप शेयर करने की कैपेसिटी डेवलप कीजिए, कहीं किसी को तलाशिए। या आपके अंदर सुनने की कैपेसिटी है तो आप उस समाज के लिए जहाँ पे भी हैं, ऑफिस में है, दुकान में है, बाजार में, जहाँ भी हैं, जो भी आपका छोटा सा है, आप लोगों को सुने, परेशान लोगों को सुनने, आप अपने आप को ये ऐसे इस्टेब्लिश करें। और हर समाज में लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। आप गांव में देखेंगे, शहर में, भाई आप कई बार ट्रेन में चल रहे हैं, जाने आदमी मिल जाते हैं, आप उनको बताने लगते हैं जी अपनी दिल की बातें, दुनिया की, आम की, ईरान की, तुरान की बातें करने लगते हैं। जी जी। तो शेयर करने की जो कैपेसिटी है ये डेवलप हो। या आप सुन सकते हैं तो आप अंदर कैपेसिटी डेवलप करें। बाकी रहा से संसाधन से अगर बड़ा काम हो सकता है तो इस देश में तो भैया सबसे ज़्यादा संसाधन सरकार के पास है। जनता से टैक्स ले करके, लूट करके सबसे ज़्यादा मस्ती सरकार वाले कर रहे हैं। तो वो तो आज तक इस देश में आप एक भी मेडिकल कॉलेज बता दीजिए जहाँ पे 100% रिक्वायर्ड टीचर हो। मतलब जो रिक्वायरमेंट हो फुलफिल हो रहा हो, कहीं बता तो दीजिए एक भी। इतने सारे एम्स खोले गए, कहाँ पे, कौन से एम्स में? कई एम्स तो ऐसे ही बिल्डिंग है, कई जगह तो दरभंगा एम्स तो बता दिया चालू हो गया, लोगों ने ढूंढा, कहीं है ही नहीं है, दियरा में पड़ा हुआ है, और अभी सुना है गेट बन गया है। तो देवघर वाला का भी कुछ ऐसे ही हाल है सर। ठीक, तो मेरा ये कहना है, आप सबका देखिए कितने एम्स हैं जहाँ पे 20% भी टीचर नहीं है। बिना टीचर के ही आप MBBS पढ़ा लेंगे। दिल्ली जैसे एम्स में 400-450 फैकल्टी की जगह खाली है। सोचो जिस पे इतना प्रेशर है। पूरा यूपी, पूरा बिहार, पूरा राजस्थान, पूरा हरियाणा, क्या कहते हैं, इधर उत्तराखंड, सब जगह से लोग आते हैं। देश, नॉर्थ इंडिया से लोग आते हैं। मतलब सर जिनके पास संसाधनों की कमी है, उनको जिनके पास संसाधन है उनसे काम करवाना है। तो मेरा ये कहना है कि संसाधन अगर शर्त है कुछ करने का, तो दुनिया में बहुत से लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। गांधी ने तो इतना बड़ा काम किया, उस पर कोई संसाधन नहीं था। वो तो दिन रात हाथ फैला रहता, 4 आना दे दो, 1 आना दे दो, 2 आना दे दो, 5 पैसा दे दो, 2 पैसा दे दो। तो ये सच नहीं हो सकता है। और ठाकुर जी ने तो कहा ही, भाई अगर आवाज़ देने पे कोई नहीं आ रहा है तो अगला चलो, क्यों ना हंसे तले अगला चलो। हमें तो जब हमने अपनी नौकरी रिज़ाइन की और हमने स्नेही के बारे में सोचा तो हमारे दोस्त सारे कभी पगला गया फिर से। तो क्या बात कर रहा है मेंटल हेल्थ की, इसके जहाँ नौकरी छोड़ के भैया पढ़े लिखे या JNU से अब ये नौकरी करनी चाहिए, अच्छा करना चाहिए, दाल रोटी कमानी चाहिए, कम स्नेही की बात कर रहा है। उस वक्त हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे। ठीक, तो मेरा ये कहना है कि आप कुछ करना चाहते हैं तो कंसर्न अगर आपको है तो करना शुरू कीजिए, रास्ते निकलेंगे। जी जी जी। मेरा ये कहना है कि आप जब करना शुरू करेंगे तो रास्ते निकलेंगे और लोग आएंगे। देखिए हमने ये तो एस्टैब्लिश कर दिया शुरू के
करीबन 26 साल में 2000 तक, कोरोना के पहले तक से एक ऑर्गेनाइजेशन 1994 से लेके 2000 तक सिर्फ एंड सिर्फ वॉलंटरी प्रोफेशनल की मदद से अच्छा काम कर सकती है, मैक्सिमम नंबर तक लोगों तक पहुंच सकती है। ठीक है, तो यह आज भी देखिए हमारा हेल्पलाइन तो भाई जो वॉलंटियर काउंसलर उन्हीं से चल रहा है। जी जी, अच्छा काम कर रहे हैं। शिकायत तो हमें नहीं आती, आज तक स्नेही में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई साहब के काउंसलर ने हमें बदतमीजी की हो या हमको नहीं सुना हो या उनसे हमें मदद नहीं मिली। इतने फीडबैक आते हैं व्हाट्सएप पे, इतना थैंक्स आते हैं। या जो काउंसलर्स हैं वो खुद ही महसूस करते हैं जब आखिर में लोग उनको थैंक यू बोलते हैं। जो भी है, मेरा सिर्फ ही कहना है और मैं ही कहता हूँ भाई इस देश में स्नेही जैसे 10,000 ऑर्गेनाइजेशन को हेल्पलाइन चलानी चाहिए। 145 करोड़ की आबादी वाला देश, आखिर आप ये बताइए उसमें एक स्नेही जिसकी कैपेसिटी साल में 5,000 से 6,000 लोगों को सुनने की है। आपको पिछले 3 महीने में 29,000 लोगों ने कॉल किया, हम महज 2,500 या 3,000 4,000 लोगों को ही सुन पाए। 29,000 लोग? जी, क्योंकि वो सिस्टम में आता है कितने लोगों ने कॉल किया। आपको जब कॉल करेगा तो पता चल जाता है। हाँ। 3 महीने में, लास्ट क्वार्टर में। लेकिन हमारी कैपेसिटी हार्डली 2,500-3,000 लोगों को कैटर करने की थी। जी जी जी, या सुनने की कैपेसिटी है। तो मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है, इस देश में बाकी रहा बाजार भी हेल्पलाइन चला रही है। अब सबसे अच्छी बात है इससे भाई गवर्नमेंट ने भी एक मनस करके चलाना शुरू किया है। लेकिन आप जब क्वालिटी वर्क करें ना, आप जो इंसान सुन रहा है उसकी कैपेसिटी बिल्डअप करें ना भाई। इवन फॉर फिजिकल हेल्थ अगर आप किसी आम आदमी से पूछेंगे भाई कौन अच्छा डॉक्टर है, तो सीधा एक ही जवाब होगा, डॉक्टर तो सब दवा लिखता है। जो डॉक्टर सबसे ज़्यादा सुनता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर है, अनपढ़ के लिए भी। जो प्यार से बात कर ले, कहते कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, सुन ले 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, सबसे अच्छा डॉक्टर है। बाकी तो सब मैकेनिक है, मशीन है। भैया आए यहाँ से क्या हुआ, ये तो दवा दिखा चले, वो डॉक्टर नहीं है ना। डॉक्टर का मतलब होता है कहीं टच तो करे, कनेक्ट तो करे, ह्यूमन टच होना, ह्यूमन टच हो, कनेक्ट तो हो, अगले को महसूस तो हो, अगले इंसान ने मुझे सुना है। बिल्कुल। तो इवन फिजिकल डॉक्टर जो होता है, जो सबसे बढ़िया सुनता है, वही सबसे अच्छा डॉक्टर है। किसी भी आप अनपढ़ से भी पूछ लीजिएगा, गांव से गरीब से पूछेगा कौन अच्छा डॉक्टर है, फलाना डॉक्टर बड़ा अच्छा है। कैसे अच्छा है? वो बहुत सुनते हैं, हाँ हमारी बात सुनते हैं। और वो तभी हो पाएगा जब स्वास्थ्य का हम बाजारीकरण नहीं करेंगे। तो ये है, तो सिर्फ मेरा ये कहना है आज हिंदुस्तान में फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा महंगा मेंटल हेल्थ हो गया है। आप मेंटल हेल्थ का केयर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। हम तो सुनते हैं भाई, सुना है काउंसलर 45 मिनट 40 मिनट सुनने का 1,000 रुपया 2,000 4,000 रुपया मांग लेता है। मैंने कितने कॉन्फ्रेंस में पूछा आप करते क्या हो यार? हमने कहा यार हम दुनिया की इतनी किताबें काउंसलिंग पे पढ़ी, इतने लोगों से ट्रेन हुए, 32 सालों से काउंसलिंग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, सुन रहे हैं लोगों को। ठीक है, ऐसा क्या करते हो भाई? इस गरीब मुल्क में अच्छा से अच्छा जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो अपने आप को कहता है, ठीक है, वो भी 1,000 1,500 2,000 रुपये फीस लेता है, और आप 40 मिनट सुनने के आप सुनते 4,000 3,000 5,000 लेते हो। ये करते क्या उसमें, होता क्या है बताओ मुझे जरा। दे फील वेरी अनकम्फर्टेबल एंड दे फील सनी इज़ वेरी थ्रेट टू देम। सनी जैसी ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, उनके बाजार के लिए, उनकी मोनोपोली के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। व्यापार खराब कर दे रहे हैं आप लोग सर। सो मेरा सिर्फ ये कहना है, जिस देश में रिसोर्सेज इतने सीमित हैं, आपको मैं एक आर्टिकल भेजूंगा जिसमें निमांस के डॉक्टर्स ने एक आर्टिकल, बहुत अच्छी आर्टिकल लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है इस देश में जिस रेशियो में साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्री सोशल वर्कर प्रोड्यूस किए जाते हैं, 150-200 साल में भी पूरे नहीं होंगे। मतलब जितना एक्सपेक्टेशन है, जितनी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उतना जो है नहीं प्रोड्यूस। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई आप उतना प्रोड्यूस, आप ह्यूमन प्रोड्यूस करो ना, आप फर्स्ट एड गिवर करो ना, प्रिवेंशन पे काम करो। आपके पास पैसा कहाँ आएगा, कहाँ से प्रोड्यूस करोगे?
दूसरा ये है, जिस दुनिया में बायोमेडिकल मॉडल, जो मॉडल साइकेट्रिक मॉडल है, वो तो फेल हो गया है, मिजरेबली फेल हो गया है। आप किसी भी सिंसियर साइकेट्रिस्ट से पूछ लो, हार्ट टू हार्ट आप कहेंगे यस इट हैज फेल्ड। जी हाँ जी। एक मीटिंग में डॉक्टर अमित सेन ने तो पब्लिकली कह दिया यस इट हैज फेल्ड। आज लोग 20-20 साल 30-30 साल से दवा खा रहे हैं, साइकेट्रिक मेडिसिन खा रहे हैं, एनेस्थीसिया की बात कर रहे हैं, सब हमको मार दो मुझे। अभी कोई कनेडियन कोई एक्ट्रेस या कोई भी एक्टर है या कुछ भी है, वो कह रही थी भाई मुझे उसने गुहार, मर्सी डेथ। हाँ हाँ, सब हमें गुहार लगाई, हमें मार दो। इस कैनेडियन कंट्री में बहुत लोग कह रहे हैं हमें मार दो। तो क्वेश्चन ये है भाई, आपकी दवा से नहीं कोई मीनिंग ही नहीं मिली लाइफ में भाई। तभी अगर आपको फिजिकल हेल्थ खराब है, आप बेहतर हो जाते हैं, देन यू फाइंड सम मीनिंग इन योर लाइफ। 25-30 साल से दवा खा रहे हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, मिजरेबल और फीलिंग वैसे ही होती जा रही है। तो उससे दवा देता क्यों है डॉक्टर सर? बाजार है, ताकि बस भुलाए रखे किसी तरीके से, जो केमिकल है उसको बस। देखिए अर्ली 50s में एक कॉन्सेप्ट आया, वो था हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, कुछ केमिकल इम्बैलेंसेज हो जाते हैं जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां होती है। ठीक है, चलो मान लिया कुछ होता होगा, और आपने दवा देना शुरू कर दिया, तो बैलेंस तो दोनों है ना, कमी होना भी इम्बैलेंस है, ज़्यादा होना भी इम्बैलेंस है। तो कैसे उसको नापोगे? कोई पैरामीटर तो डेवलप हुआ नहीं है। अच्छा, पैरामीटर जिसको बनाते हैं वो उसको बनाते हैं जो ऑलरेडी एस्टिमेटाइज है। आप फिजिकल हेल्थ में अगर आपको कोई परेशानी है तो यूजुअली यू आर द सोर्स। कितनी भी प्रिक्रियस सिचुएशन आपको, ठीक है, अनलेस अनटिल आप बेहोश ना हो जाएं, आप बोल नहीं सकते, यू आर द सोर्स। आपसे डॉक्टर पूछेंगे, प्रैक्टिशनर आपसे पूछेंगे। लेकिन मेंटल हेल्थ में अगर आप किसी साइकेट्रिक के यहाँ जाते हैं तो वो कहेंगे किसी को साथ में लेके आना, और उससे पूछते हैं क्या होता है, कैसे होता है, बिकॉज यू डोंट रिकॉग्नाइज द पर्सन्स who himself is suffering. I'll tell you one the best example to you. हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छी इंसान हैं, शादी हुई, बच्चे उनके 3-4 बच्चे हुए, कुछ इशूज़ हुए जो भी होते हैं, देन शी वॉज हैविंग प्रॉब्लम, और उनको कह दिया गया से इनको तो बाइपोलर है। उनके पिताजी बड़े इन्फ्लुएंसर आदमी, उन्होंने क्या किया, पहले उसको तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पे है विमांस करके, उधर नेहरू नगर में, वहाँ भर्ती किया। वहाँ गए, हमने कहा इसको कुछ नहीं है, आप भर्ती करो, तो वहाँ से छोड़ दिया। ठीक है, हम लोगों ने कुछ दोस्तों ने कहा यार हुआ क्या जो आप इसको भर्ती कर दी, बताइए क्या है, हुआ क्या इसको? भाई अगर उसके साथ कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई एग्री नहीं कर रहा है, मतलब थोड़ी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। जी जी। तो वहाँ हुआ, वहाँ छोड़ दिया। फिर उसके पिताजी ने क्या किया, पुलिस की मदद लेकर के, जो बड़े ब्यूरोक्रेट थे, उसको जाकर के शाहदरा पागलखाने में भर्ती करवा दिया। हमें खबर मिली, सही उसको तो वहाँ पागलखाने में भर्ती करा दिया, शाहदरा पागलखाने में। इत्तेफाक से उसका जो डायरेक्टर था उनको मैं जानता था, तो हम 2-3 दोस्त जो हैं गए वहाँ पे, उनका नाम ले करके, और पूछते पूछते पर उसको जो हाई सिक्योरिटी वार्ड था उसमें, जहाँ जो बहुत डिलेड लोग थे, उसमें डाल रखा था, भर्ती कर रखा था। तो जहाँ पे विजुअली लोग भी बहुत परेशान लोग, उस तरह के जो जिनको ट्रीटमेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत है, कई सालों से वहीं पे हैं, उन तरह के वहाँ डाल दिया। भैया तो बड़ा जुल्म इसके साथ किया, यहाँ पे क्यों डाला? जनरल वार्ड में डाल दिया होता, मैं मानते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या किया, एक कागज़ पे उससे कहा लिखो डायरेक्टर के नाम से, तो मेरे साथ क्या हुआ, अपने हाथ से लिखो, जो कुछ हुआ लिख के एक एप्लीकेशन लिखो। हम एप्लीकेशन लिखवाए, ठीक है, और ला करके बाहर सड़क के किनारे उसकी 3-4 कॉपी करा दी, फोटो कॉपी। फिर हम डायरेक्टर से मिलने गए, हमने कहा भाई ये इसने अपने हाथ से लिखा, हमने नहीं डिक्टेट किया, ये देखो। तो सबसे पहले तो शौक था, हम उसमें घुस कैसे गए। जो हाई सिक्योरिटी था, जहाँ पे वो उनका मन ज़्यादातर साइकोटिक लोग रखे गए थे, वहाँ हम कैसे घुस गए? ठीक है, आपने कैसे लिखवा लिया? उनका वो बहस का मुद्दा नहीं है, ये उसने लिखा है, ठीक है। तो ठीक है, मैं बुलाता हूँ।
जिसने भर्ती किया है। हमने कहा भाई मैं मान लो चलो उसको प्रॉब्लम होगी, कुछ होगी, तो आप उसको जनरल वार्ड में रखते, ठीक है, लेकिन आपको जहाँ पे जो जिनको आपने लेबल कर रखा है ये पेनियल साइकोटिक हैं और बरसों से आपके यहाँ हैं, ठीक है, आपने उनके साथ रख दिया। तो सबसे पहले तो आप इनको जनरल वार्ड में दीजिए, प्राइवेट वार्ड में इनको रखिए। जी जी। तो उनका मैं बुलाता हूँ जो जिसने भर्ती किया, उसको बुलाया गया, तो भाई आपने क्यों वहाँ पे आपने डाला वहाँ पे? So नहीं, when she came she was very furious, very verbally violent and अनमैनेजेबल। ठीक है, हाँ जो भी है। हाँ। तो हमने कहा डॉक्टर साहब ये बताइए, आप यंग आदमी हैं, आप यहाँ पे सीनियर रेजिडेंट हैं, आपकी उम्र 28-30 साल होगी। डायरेक्टर वॉज सिटिंग देयर। मैं अभी आपको बंडल करूँ पुलिस की मदद से और आपको ले चलता हूँ आगरा या बरेली, ठीक है, जहाँ आपको कोई नहीं जानता है, और वहाँ जाके कहता हूँ भाई देखो ये हालत है, ये एकदम वायलेंट है, वर्बली और ये फिजिकली और इस तरह से हो रहा है। भाई जाहिर सी बात है, किसी को बंडल करके पुलिस के मदद से गाड़ी में बैठा करके और ला के किसी पागल खाने में रखेगा तो इंसान वायलेंट नहीं होगा? उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बिल्कुल। हमने कहा आपको ले जाऊँ आगरा, बने से कहा आप कैसे किस तरह व्यवहार करेंगे जी, और वहाँ जो डॉक्टर साइकेट्रिस्ट बैठे हुए हैं वो किस तरह से आपको असेस करेंगे? जी, जैसा देखेंगे वैसे ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। खैर डायरेक्टर वॉज वेरी क्लोजली नोन टू मी। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको प्राइवेट वार्ड में, प्राइवेट में रूम में हम इनको शिफ्ट कर देते हैं, तो शिफ्ट कर दिया। वो टाइम हमने हिंदुस्तान के कितने पागल खाने हैं जो मैंने विजिट किए हैं, आप वहाँ पर जाके देख के दिल आपका रूर हो देगा। दैट इज आई ऑलवेज से, इफ द साइकेट्री इज अ साइंस, हाउ ए साइंस कैन अलाउ टू एग्जिस्ट सच अ सब स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ ए पर्सन इन ए How a science will allow? True. By science is a conceptually developed to ease the people life. And that is why I started demanding in this country, let these closed doors be closed forever. ये जितने इस देश में 40-47 पागल खाने हैं जिनके दरवाजे कोई जा नहीं सकता है, बंद हैं, इनको हमेशा के लिए बंद कर दो। हमें तो एक बार मिनिस्ट्री में एक सेक्रेटरी थे, उनको मैंने ये मशवरा दिया कि हिंदुस्तान में जितने पागल खाने हैं सब प्राइम लैंड पे हैं, अंग्रेजों के ज़माने के समय सब प्राइम लैंड पे है। हमने सबको जनरल हॉस्पिटल में बदल दो, आप प्राइवेट लोगों को दे दो, पैसा भी देगा आपको, बना दो, और एक वार्ड जो है इनके लिए बना दो, जितने लोग हैं आधा में वो बना दो, आधा, ताकि लोग जाएंगे आएंगे तो उनको भी तो देख के लगेगा ना अच्छा तो होंगे। हमने साहब इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इससे पहले मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 जो था वो पिनल एक्ट था जी, उसको रिपील करवाया। आई एम सो थैंकफुल टू मिस्टर देसी राजू, लेट मिस्टर देसी राजू, वो हेल्थ सेक्रेटरी थे दैट टाइम, और एंड दिस क्या नाम, गुलाम नबी आज़ाद, ही वाज हेल्थ मिनिस्टर, सो दे एग्रीड टू रिपील दैट एक्ट। उन्होंने इतना कैंपेन किया। मेरा ये कहना है, वरना वो जानते उस एक्ट में क्या था, हमने कलकत्ता में, रांची में, कई जगहों पे हमने देखा नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां, शादी हो गई, मन पसंद नहीं है, 2 साइकेट्रिस्ट सर्टिफिकेट दे देता था और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया उसको पागल खाने में, और डिवोर्स या उसका सारा राइट्स खत्म। भाई का साइकेट्रिस्ट भी ब्यूरोक्रेट की तरह काम कर रहे थे। लॉ ही ऐसा बनाया था 1987 एक्ट, अगर आप पढ़ेंगे कहीं मिल जाए तो, मेरे पास होगी कहीं ना कहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कहता, तो हमने उसका नाम ही दिया था पिनल एक्ट। अरे भाई मानसिक स्वास्थ्य का किसी खराब हो गया हालात ज़िंदगी के तहत, तो क्या उसका कोई कसूर है? सी विल नॉट डिजर्व टू बी ए पर्सन, ह्यूमन बीइंग। दूसरी तरफ साइंस कहता है कोई ह्यूमन माइंड 24/7 सेम हो ही नहीं सकता है, तो फिर आप उसको पागल कैसे करा दे देते हो जब उसका 24 घंटे में माइंड सेम नहीं है तो? So what I am trying to convey that look, I am not saying that I am against psychiatry or I am anti-psychiatrist. मेरा ये कहना है सब भैया, जितने लोगों को, जो 2-3% लोग हैं जिनको मैनेजमेंट, टर्शियरी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आप उतने ही के लिए काम करो ना। आप दूसरे लोगों को दवा क्यों खिला रहे हो ज़बरदस्ती?
इट इज़ सच ए सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। आप चले जाइए किसी भी पेट साइकोलॉजिस्ट के पास, उसको नहीं समझ में आएगा तो कह देगा आप साइकेट्रिस्ट के पास चले जाइए। अरे भाई, बीमारी के लिए दवाई बनी है ना, परेशानी के लिए दवा तो बनी है दुनिया में नहीं है। तो आप एसेस तो करो इंसान परेशान है कि बीमार है ये। सही बात। और मेंटल हेल्थ इज नॉट ए ब्रेन हेल्थ, मेंटल इज होल, ये तो सोशल हेल्थ है, ये आपका इकोनॉमिकल हेल्थ है, ये आपका होल बॉडी हेल्थ है भाई, से तय होता है। मेंटल हेल्थ तो आपका सोशल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, आपके क्या कहते हैं होल बॉडी हेल्थ से तय होता है। मेंटल हेल्थ जी सर, जी आपकी इकोनॉमिकल हेल्थ से तय होता है, आपके पॉलिटिकल हेल्थ से तय होता है। जी जी सर। इट्स नॉट ए ब्रेन हेल्थ। ये कोई जो आप कह रहे हो बजाओ दवा खा लो, हाँ, सिर्फ वो इट्स नॉट मेयरली हाँ मेंटल हेल्थ, इट्स आवर पॉलिटिकल हेल्थ, इट्स Everything is इकोनॉमिक हेल्थ। आप, मैं कह रहा हूँ सड़क पे जो बच्चे परेशान हैं, जो धरना दे रहे हैं, जुलूस दे रहे हैं, पढ़ लिख करके PhD करके आज नौकरी नहीं मिल रही है, भूखे हैं चपरासी के लिए। और क्या कहते हैं, अभी आया था एक अखबार में, उड़ीसा में वो एयर पट्टी पे बैठा करके, हवाई पट्टी पे बैठा करके, वो भी होम गार्ड की, जो रेगुलर जॉब नहीं होती है, जितना दिन काम करता है 600 कुछ रुपये उसको मिलते हैं, उसके लिए MA और BA और पढ़ रहे हैं। तो अगर देश की ये हालत आप बना दोगे तो मन स्थिति इंसान की क्या होगी, पढ़े लिखे नौजवान की। लेकिन वो ढांचा जहाँ से मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है उसको सुधार नहीं देना, क्योंकि और नहीं, जहाँ इलाज के लिए भी कहाँ पैसा है भाई इस देश में हेल्थ के लिए कितना बजट है? आप कोई 48-39 लाख करोड़ का कहते हो सालाना आपका बजट है, तो उसके लिए हेल्थ पे कितना % खर्च कर रहे हो? ये तो बताओ आप। हेल्थ पे आप कितना, अपने GDP का कितना हेल्थ पे? आप तो आप कॉलर उठा रहे हैं, 5 ट्रिलियन GDP हो गए हैं, और 85 करोड़ को आप अनाज के 500 करोड़ अनाज भी दे रहे हो। ऐसी कौन सी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई भाई? तब कुछ भाई अमेरिका में तो 2-3 कंपनियां, नवेडा और क्या क्या चिप्स की कंपनियां हैं, मिला लोग उसके 2 ट्रिलियन उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। एनवीडिया। तब तो मेरा ये कहना है, अगर इस देश के 25 अमीर लोगों की वजह से अगर इस देश की अगर सो कॉल्ड 5 ट्रिलियन हो गई है, तो बाकी जो लोग हैं उसको क्या लेना देना है? सही बात है। पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ाया जाए ये बता दो ना। सही बात। और पर कैपिटा इनकम में जो नीचे का 80% है उसका कितना बढ़ा है? आप खुद ही कहते हो भाई हम 80-85% लोगों को तो 500 अनाज, 80 करोड़ या 82 करोड़ को 500 अनाज देते हैं। आप खुद ही कहते हो भैया इस देश में सिर्फ 20% आबादी ऐसी है जिसकी 20,000 और 20,000 से ऊपर आमदनी है। सही बात। आधे % भी लोग नहीं है जिनको अच्छा, अभी जब इन्होंने पिछले साल बजट में कहा हम 12 लाख तक एग्जेम्पशन दे रहे हैं, तो पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया इससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा? तो 1 करोड़ लोगों को। इसका मतलब सीधा मतलब ये था सिर्फ 1 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जिनकी आमदनी 12 करोड़ या 12 करोड़ से ऊपर ज़्यादा है। बिल्कुल। तो 145 करोड़ में 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी 12 लाख या 12 लाख से ऊपर आमदनी है, बाकी क्या? सही बात। तो 5 ट्रिलियन किसके लिए ये? सही बात। आपका तुम जापान समझ, जापान पर कैपिटा देख लो, आप उसकी इनकम की लाइफ देख लो। आई हैड बीन सो मेनी टाइम जापान, आई हैव सीन। मेरा सिर्फ ये कहना है मेंटल हेल्थ डजंट अकर इन आइसोलेशन। जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, एवरीथिंग इम्पैक्टेड पर्सन। जिस देश में इतनी नफरत और इतनी झूठ फैलाई जा रही है पिछले इतने सालों से, वहाँ मेंटल हेल्थ क्या? आप जो इंसान झूठ बोलता है, जो इनका जो ग्रुप होता है, जो वायलेंट ग्रुप है, आप उसकी मेंटल स्थिति की हालत समझ लो क्या हालत। हाँ, उससे बात ही नहीं कर सकते। उसको लगता है, जो उसको लगता है वही सही है। वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है भाई। जहाँ पे ये एहसास हो से हम ना जानते हैं, वहाँ पे आप कोई डिस्कशन कर सकते हैं या कोई नई बात कर सकते हैं या सुन सकते हैं। जिसको ये पता, ये माइंड मेकअप करा दिया गया, तुमको सब कुछ जानते हो, तो वहाँ उस मेंटल उसकी मन स्थिति की क्या हालत है आप सोच लो। और वो सिर्फ दूसरे पर वायलेंट नहीं होता है, वो घर में भी वायलेंट होता है। वी कैन नॉट सी द मेंटल हेल्थ इन आइसोलेशन। No psychopathological occurrences takes place in isolation. It's a very much part and product of the society. जैसे मैं कहता हूँ ना,
कहीं दिखे नहीं, लेकिन हर सुसाइड का कोई ना कोई कातिल होता है। हाँ। एक मैंने वो लाइन भेजी थी, मुझे याद है। दिखे या ना दिखे, लेकिन हर सुसाइड कातिल होता है। एवरी सुसाइड स्पीक्स लाउडली अबाउट द पैथोलॉजी ऑफ हिज और हर सोसाइटी rather than the pathology of that individual who has committed suicide। और हमारा समाज तो इतना पैथोलॉजिकल हो चुका है जहाँ पे सहिष्णुता का स्पेस ही नहीं खत्म है। अभी कुछ बोलिए आप गला दबाना शुरू कर देगा, पीटना शुरू कर देगा, गाली देना शुरू कर देगा। अरे असहमति भी तो कोई जगह है, तुम हो सकते हो हमारे व्यू से असहमत हो सकता है, भाई FIR करवा देगा आप पे। मैं तो कहता हूँ इस देश में रिलीजियस हार्ट कमीशन बनना चाहिए, तो तय करे से रिलीजन का हार्ट कैसे हो जाता है भाई। हाँ, तो जहाँ इतनी असहिष्णुता बना दी गई है, वहाँ मेंटल हेल्थ की आप समझ सकते हैं क्या हालत हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। नॉट ओनली जो वायलेंट गैंग है, इवन जो कॉमन आदमी है, जो डरा हुआ है, जो सोचता है कहीं हम पे ना अटैक कर दे, हमारे दुकान पे ना हमें अटैक कर दे, जहाँ खाना खाने पर अटैक किया जा रहा है, और जिनको लगता है कि गलत है हो रहा है, वो कि कहने से डरते हैं। इससे बड़ा क्या मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है? जहाँ फियर आ जाए, फियर इज द मोस्ट इंटेंस नेगेटिव इमोशन। डर से बड़ा कोई जेनेसिस नहीं होता है मेंटल हेल्थ अनकंफर्टेबिलिटी के लिए। थैंक यू अब्दुल सर, आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेंटल हेल्थ का इतना सारा आयाम आपने प्रस्तुत किया कि अगली बार जब मुझे मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई आदमी मिले तो मैं उसके कंडीशन को अलग अलग वैंटेज पॉइंट, अलग अलग फ्रेमवर्क से समझने का प्रयास। यू कांट सी द मेंटल हेल्थ फ्रॉम वन फ्रेमवर्क, सर्टेनली नॉट। जी जी जी, बिल्कुल सर। मैंने मिसाल दिया ना, एक आदमी जिसके जेब में 500 रुपया पड़ा हुआ है, खाने का समय नहीं मिला, उसके आप जो उसका जो इमोशनल फीवर, भूख की जो परेशानी होगी, और एक जिसके जेब में 5 पैसा नहीं है और उसको उम्मीद है अगले 5 दिन तक नहीं मिलेगा, या हो सकता है कल तक मुझे मेरी मजदूरी मिलेगी, मेरा काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी आप भूख को, आप इंटेंसिटी को समझिएगा, तब आपको पता चलेगा क्या मना स्थिति पे क्या। थैंक यू सर हमारे चैनल में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। थैंक यू।